हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? गाइस एक बार फटाफट बताओ, इज माय वॉइस ऑडिबल और नॉट? एक बार लिखो, माय वॉइस इज ऑडिबल और नॉट। चलिए सर, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी कोस्ट अकाउंटिंग का रिवीजन। तो मैं आपको बता दूं, जो हम लोग कोस्ट अकाउंटिंग का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम चैप्टर का कवर करने की। और आज मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि आज बहुत लंबी क्लास नहीं हो पाएगी बिकॉज कुछ फैमिली रीजंस हैं, और मैक्सिमम कोशिश करूंगा जितने कवर कर सकूं। तो मैं करने जा रहा हूं स्टार्ट क्लास। ठीक है, सीधा क्लास स्टार्ट करते हैं और बीच बीच में बात करते रहेंगे। हाँ जी, तो ऑडिबल है ना, वॉइस वगैरह पिक्चर सब क्लियर है? तो स्टार्ट कर दूं मैं इसको। ओके जी, ओके। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कोस्ट अकाउंटिंग, फास्ट फास्ट करेंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। नंबर वन, कोस्ट अकाउंटिंग का मेन बिजनेस क्या, किसी भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना। और प्रॉफिट को अर्न करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप अपनी सेल को इंक्रीज करो या आप कॉस्ट को रिड्यूस करो। तो सेल को इंक्रीज दो तरीके से किया जा सकता है, आइदर या तो आप अपना सेल का वॉल्यूम बढ़ा लो या फिर आप अपने सेल प्राइस को इंक्रीज कर दो। पर आज के जमाने में ना तो वॉल्यूम बढ़ाना आसान है और ना ही सेल प्राइस इंक्रीज करना, बिकॉज कंपटीशन का जमाना है। तो आज अगर आपको प्रॉफिट बढ़ाना है तो सेल वाला फैक्टर थोड़ा ठंडा है। इसके लिए क्या तरीका है, आप अपनी कॉस्ट रिड्यूस करिए। कॉस्ट रिड्यूस करिए। अगर आपकी कॉस्ट 80 है और आप 20 रुपीज प्रॉफिट कमाकर 100 रुपए में बेचते हैं, तो अगर आप किसी तरीके से इस कॉस्ट को रिड्यूस कर ले 70 पर और उसी प्राइस पे बेचे, तो आपका प्रॉफिट 20 से इंक्रीज होकर 30 हो जाएगा। यस गाइस, तो इसीलिए हम पढ़ते हैं चैप्टर का सब्जेक्ट कोस्ट अकाउंटिंग, कोस्ट अकाउंटेंसी, वट एवर। इस लॉजिक क्या है, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए, कॉस्ट को कंट्रोल कैसे किया जाए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। हाँ जी भाई, एक और बात, जिसको पीडीएफ नहीं मिला वो 9818406929 पे व्हाट्सएप कर सकता है और आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा, वहां पीडीएफ मिल जाएगा। देखो, किस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली दो तरह की होती है, एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। बड़े ध्यान देने वाली बात है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वहां कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैं मार्केट से पेन लाकर, पेन खरीद के पेन बेचता हूं, तो मेरी कॉस्ट क्या होगी, मेनली पेन को खरीदने की कॉस्ट होगी। ज्यादा से ज्यादा करोगे तो आप ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट जोड़ दोगे, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करोगे तो वहां पर कॉस्ट को कैलकुलेट करना एक स्पेशल टास्क हो जाएगा। आपने प्लास्टिक खरीदा, प्लास्टिक से पेन को बनाया गया, वहां फैक्ट्री किराए पर ली गई, रेंट लगा उसका, और बड़े सारे खर्चे नजर आएंगे आपको। तो जो हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं ना, वो बेसिकली हम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए पढ़ते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों चीजों के लिए पढ़ी जाती है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग को जनरली मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को दिमाग में रख के पढ़ा जाता है। फिक्सेशन सेलिंग प्राइस, अगर मैं बात करूं कॉस्टिंग हमारी क्या हेल्प करती है, कॉस्टिंग हमारी हेल्प करती है सेल प्राइस को फिक्स करने में। सेल प्राइस क्या होना चाहिए, आखिरकार जब तक हमें किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं पता लगती, हम अपना रीजनेबल प्रॉफिट कैसे जोड़ेंगे? और जब तक हम कॉस्ट का पता कर रीजनेबल प्रॉफिट नहीं जोड़ पाते, तब तक हम सेलिंग प्राइस कैसे फिक्स कर सकते हैं? तो भाई, किसी भी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस फिक्स करने में कॉस्ट अकाउंटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इनफैक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कॉस्टिंग हेल्प्स नॉट ओनली फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस बट ऑल्सो हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये मैं एक तरह से आपको फीचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूं। अगर एग्जाम में आता है कुछ फीचर लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं इसके अंदर। तो फीचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में यही, कॉस्ट अकाउंटिंग ना सिर्फ सेलिंग प्राइस बल्कि आपको डिसीजन मेकिंग में भी हेल्पफुल करती है। डिसीजन मेकिंग में कैसे, मान लीजिए एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और उसके बाद उसको एज ए ट्रेडिंग भी करती है। तो अब कंपनी इस डिलेमा में है कि वो बनाकर बेचे या खरीद कर बेचे, मेक और बाय। उसे बनाकर बेचना चाहिए सामान को या खरीद के बेचना चाहिए। तो ऐसे में जब तक उसे बनाने की कॉस्ट अलग ना पता हो और खरीदने की कॉस्ट अलग ना पता हो, तब तक वो डिसीजन नहीं ले सकता कि उसे बनाकर बेचना चाहिए या खरीद के बेचना चाहिए। तो इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग हमारे यहां पर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है कि आपने को बनाकर बेचना है या खरीद के बेचना है। कॉस्ट अकाउंटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान देना। कॉस्ट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन एक्चुअल या फिर एस्टिमेटेड बेसिस। यस गाइस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम जितने भी कैलकुलेशंस करते हैं, जितना भी पढ़ते हैं, वो सारा एक एस्टिमेटेड बेसिस पे पढ़ते हैं। सब कुछ एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है, एक्चुअल बेसिस नहीं होता। मैं तो बोलता हूं ये समझ लो कि जहां कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अगर हम बात करें तो हम उस इवेंट को पढ़ते हैं जो हैपन हो चुका है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो हो चुकी है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो होने वाली है। जैसे मान लीजिए आप एक टेलर के पास शर्ट सिलवाने गए,
टेलर ने कहा जी शर्ट को सिलने की कॉस्ट 300 रुपये आएगी, मैं आपकी शर्ट को सिल कर दे दूंगा, स्टिच करके दूंगा, लेकिन मैं 300 रुपये लूंगा। अब सोचिए टेलर ने शर्ट स्टिच करने के 300 रुपये कॉस्ट बता भी दी है, और अभी उसने वो धागा, वो थ्रेड जो मार्केट से खरीदना है वो शायद खरीदा भी ना हो, जो बटन वो खरीद के लाएगा वो शायद खरीदे भी ना हो, जो उसकी स्टिचिंग की जो फैक्ट्री का रेंट है वो तो अभी चल रहा है, बिजली का बिल जो इस शर्ट को बनने में आएगा वो तो अभी आया भी नहीं होगा, बिकॉज जब वो शर्ट बनेगी तभी तो बिजली का बिल आएगा, उस टाइम का बिजली का बिल नोट करना है। तो भाई कॉस्ट काउंटिंग इज एक्चुअली इट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड बेस पे होता है। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर, मान लीजिए आपको एक मार्कर मैन्युफैक्चर करना है, मान लीजिए कंपनी को एक मार्कर बनाना है, एक पेन बनाना है, वटेवर, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? एक तो आपको प्लास्टिक चाहिए, बिल्कुल सही बात है, एक आपको ह्यूमन लेबर चाहिए, वो लेबर जो इस प्लास्टिक को कन्वर्ट करेगी पेन में। भाई आफ्टर ऑल आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपने पेन तो खरीदा नहीं होगा, आपने प्लास्टिक खरीदा होगा, और फिर इस पेन को कन्वर्ट किया जाएगा, सॉरी इस प्लास्टिक को कन्वर्ट किया जाएगा पेन में, और कुछ अदर खर्चे भी आएंगे, जैसे फैक्ट्री का रेंट भी आएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी आएगी, सुपरवाइजर की सैलरी भी आएगी, वहां पर अगर कोई फैक्ट्री के बाहर चौकीदार बैठा है तो उसकी सैलरी भी आएगी। अब आपकी कॉस्ट कितनी आएगी एक पेन को बनाने में या एक मार्कर को बनाने में? व्हाट इज द कॉस्ट पर यूनिट? पर यूनिट का मतलब है एक पेन या एक मार्कर को बनाने में कॉस्ट क्या आएगी। सर मैं एक पेन या एक मार्कर की कॉस्ट जानने में क्यों इंटरेस्टेड हूं? क्योंकि अल्टीमेटली मुझे एक एक पेन बेचना है, मार्केट में मुझे सिंगल पेन बेचना है। मैंने तो भाई साहब बहुत सारा मटेरियल खरीदा है, मैंने तो प्लास्टिक जो है बल्क में खरीदा है, हो सकता है मैंने 1000 किलो प्लास्टिक खरीदा हो, मैंने तो कम से कम भी 200 लोगों को बुला रखा है जो प्लास्टिक से पेन को कन्वर्ट करेंगे। लेकिन मुझे टोटल प्लास्टिक की कॉस्ट नहीं चाहिए, मुझे एक पेन पर लगने वाले प्लास्टिक की कॉस्ट चाहिए, मुझे एक पेन को बनने में जो लेबर चार्जेस लेगी उसकी कॉस्ट चाहिए, मुझे फैक्ट्री का जो रेंट लगेगा उसमें एक पेन पर कितना लगेगा मुझे वो चाहिए। तो देखिए जब हम इसकी कॉस्ट निकालेंगे ना तो मटेरियल की कॉस्ट निकालना इजी है, मटेरियल की कॉस्ट निकालना इजी है। क्यों? देखो एक पेन पर कितना प्लास्टिक लगेगा ये पता किया जा सकता है। जैसे आप मार्केट में शर्ट अगर आपको शर्ट चाहिए तो आप किसी क्लोथ पे जाते हैं, किसी कपड़े की दुकान पे जाते हैं, आप बोलते हैं भाई साहब मुझे एक शर्ट सिलवानी है, वो बोलता है जी आपको 2.25 मीटर कपड़ा लगेगा या 2 मीटर कपड़ा लगेगा शर्ट पे, तो आप बोलते हो ठीक है 2 मीटर कपड़ा दे दो, और वो आपसे 2 मीटर कपड़े के चार्जेस मांगता है, तो वो आपका मटेरियल कॉस्ट हो गया। ये फिर भी पता कर सकते हैं हम, लेबर भी पता की जा सकती है। कैसे? लेबर बोलेगी जी मैं एक पेन को कन्वर्ट करने के 10 रुपये लूंगा, मतलब मैं प्लास्टिक से पेन कन्वर्ट करने के एक एक पेन के 10 रुपये लूंगा, यानी कि मटेरियल और लेबर को पर यूनिट पता किया जा सकता है। यस, मटेरियल एंड लेबर की पर यूनिट कॉस्ट पता की जा सकती है, लेकिन फैक्ट्री रेंट कितना लगेगा एक पेन के ऊपर ये जानना बड़ा मुश्किल है। मान लीजिए आपने फैक्ट्री किराए पर ले रखी है और इसका किराया जो है वो पूरे साल का, मान लीजिए एक महीने का, मान लीजिए 1 लाख रुपए किराया है पर मंथ, तो 12 महीने का 12 लाख आएगा। यस, लेकिन एक पेन को बनने में फैक्ट्री रेंट कितना लगा ये जानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब तक पूरा साल खत्म नहीं हो जाता, सारे पेन बन नहीं जाते, तब तक हम कैसे गेस कर सकते हैं? भाई आखिरकार हमने किराया 12 लाख दिया है, सपोज करो पेन भी 12 लाख बने, तो भाई साहब एक पेन के ऊपर बनने में 1 रुपया किराया आ रहा है, ₹1 पर पेन आ रहा है ऑफकोर्स। लेकिन हमें क्या पता 12 लाख पेन बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, हो सकता है वहां पर 10 लाख बने, हो सकता है 6 लाख पेन बने, तो भाई साहब लेकिन हमें कॉस्ट आज ही चाहिए, हमें कॉस्ट आज ही चाहिए, क्योंकि पेन बनते ही बिकने के लिए तैयार हो जाएगा। हम इंतजार थोड़ी करेंगे पहले पूरा साल खत्म हो, हम पता करें कि एक फैक्ट्री में एक पेन बनेगा तो फैक्ट्री के रेंट कितना आएगा उस पेन के ऊपर, नहीं, हमें तो पेन की कॉस्ट आज ही चाहिए। ये निकालना यहां पर सबसे मुश्किल है, और इसको निकालने के लिए जिस मेथड का यूज किया जाता है उसे बोलते हैं मेथड ऑफ कॉस्टिंग, मेथड ऑफ कॉस्टिंग, उसे हम बोलते हैं मेथड ऑफ कॉस्टिंग, राइट। तो फैक्ट्री रेंट पता किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, भाई एक पेन बनाने के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता है हमें कैसे पता? भाई जब इलेक्ट्रिसिटी बिल टोटल आ जाएगा पूरे साल का, पूरे साल के पेन बन जाएंगे, तभी तो हम जान पाएंगे कि एक पेन को बनाने में इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आया था। इसी तरह सुपरवाइजर सैलरी, अब सुपरवाइजर ने तो महीने के मान लीजिए 50,000 रुपये लिए, तो 12 महीने के 6 लाख रुपए लिए। भाई जितने भी पेन बनेंगे वो 6 लाख रुपए उसी पेन के लिए तो है, उसी के लिए तो सुपरवाइज किया उसने, तो 6 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ पेन, लेकिन नंबर ऑफ पेन तो साल के एंड में पता लगेंगे। तो ये सब जानने के लिए, यानी कि ये सब आप अभी पता तो करोगे मेथड ऑफ कॉस्टिंग से, लेकिन वो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होगा, वो होगा एस्टिमेटेड बेसिस पर, एस्टिमेटेड बेसिस पर पता लगेगा। इसीलिए बोलते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज ऑन एस्टिमेटेड बेसिस। कॉस्ट अकाउंटिंग में जितनी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है वो एस्टिमेटेड बेसिस पे किया जाता है, एस्टिमेटेड बेसिस पे, और फिर जो फाइनल आएगा ना दैट विल बी द कॉस्ट पर मार्कर,
दैट इज द कॉस्ट पर मार्कर। फिर जो फाइनल आएगा उसे हम बोलेंगे कॉस्ट पर मार्कर। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है बेसिकली एस्टिमेटेड बेसिस पे की जाती है। हाँ जी, व्हाट इज कॉस्ट? अब मैं कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं कर रहा, व्हाट इज कॉस्ट? सर कॉस्ट होता है प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं होती, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं होती, सेलिंग कॉस्ट भी होती है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी होती है। तो प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक लगने वाली कॉस्ट को कॉस्ट कहा जाता है। ठीक है, हाँ जी। अब हम बात करेंगे एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की। हालांकि कॉस्ट कई तरह की होती है, लेकिन सबसे पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है। यहां पर आपको एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, वो भी प्रैक्टिकल भी आ सकता है, मतलब एमसीक्यू आ सकता है, प्रैक्टिकल। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। देखो मैं या वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। चलो आइए बात करते हैं व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट। चलो मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से, व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? आपको बताना है मुझे वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? अब स्टूडेंट कहते हैं देखो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो प्रोडक्शन के साथ वेरी करती है ना, वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। मैं बोलूंगा भाई ये जवाब आपका गलत है। अगर कोई कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ वेरी करती है तो वो वेरिएबल है, ये जवाब गलत है। सही जवाब है अगर कोई कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में वेरी करती है तो वो वेरिएबल कॉस्ट होती है, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है तो वो सेमी वेरिएबल भी हो सकती है। लेकिन वेरिएबल वो होती है जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में प्रोडक्शन के साथ वेरी करती है। जितने रेशो में प्रोडक्शन बढ़ेगी उसी रेशो में कॉस्ट बढ़ेगी, तब हम कहते हैं इट इज वेरिएबल कॉस्ट। देखो मैं एग्जांपल लगाता हूं, प्लीज अब बड़े ध्यान सुनना आप लोग, और मुझे आप लोगों का आंसर चाहिए। मान लीजिए मैंने यूनिट प्रोड्यूस किए 1 और मेरी जो टोटल कॉस्ट आई वो आई मान लीजिए 4 रुपये। मैंने यूनिट प्रोड्यूस किए 2, मेरी टोटल कॉस्ट आई मान लीजिए 8 रुपये। मैंने यूनिट प्रोड्यूस किए 3, मेरी टोटल कॉस्ट आई 12 रुपये। मैंने यूनिट प्रोड्यूस किए 4, मेरी टोटल कॉस्ट आई 16 रुपये। अब अगर मैं यहाँ लिख लूँ कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, अगर आप कॉस्ट पर यूनिट देखेंगे ना तो 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में 4 रुपये कॉस्ट आती है, 2 यूनिट को प्रोड्यूस करने में 8 आती है, इसका मतलब 1 को प्रोड्यूस करने में 4 आती है। 3 को प्रोड्यूस करने में 12 आती है, इसका मतलब 1 को प्रोड्यूस करने में 4 आती है। 4 को 16 आती है, इसका मतलब 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में 4 रुपए आती है। तो सर मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आप मुझे बताओ ये वाली कॉस्ट कौन सी है, वेरिएबल या फिक्स्ड? इस एग्जाम्पल में बताओ, इस एग्जाम्पल में बताओ ये कॉस्ट वेरिएबल है या फिक्स है? ये कॉस्ट वेरिएबल है या फिक्स है? हाँ जी प्लीज फास्ट मुझे बताओ फटाफट कि ये वेरिएबल है या फिक्स है। भाई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, मैं सच कह रहा हूं, आप आराम से देख लो। मोहम्मद मक्की कह रहे हैं फिक्स्ड है, मानसी कह रही है वेरिएबल है, सलोनी गोयल कह रही है वेरिएबल कॉस्ट, कोई कह रहा है फिक्स्ड कॉस्ट, संजना कह रही है इट्स ए फिक्स्ड कॉस्ट। हाँ जी, ये कॉस्ट एक्चुअली में वेरिएबल है या फिक्स है, मेरा क्वेश्चन है। देखो फिक्स के भी बड़े सारे आंसर आ रहे हैं और वेरिएबल के भी बड़े सारे आंसर है। मैं आपको आंसर दूं, सर ये कॉस्ट जो है ना, इसका फाइनल आंसर है दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट। सर कैसे पता लगा आपको? देखो इसका जवाब ये है, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? सुन लो, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? जो कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड होता है, जो कॉस्ट पर यूनिट फिक्स होती है उसे वेरिएबल कहते हैं। भाई साहब रट लो, थोड़ी देर के लिए रट लो बस, अगर आपको समझ में नहीं आएगा थोड़ी देर के लिए रट लो। जो कॉस्ट पर यूनिट फिक्स होती है, जो कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड होती है ना, पर यूनिट फिक्स्ड, उसे वेरिएबल कहते हैं, बस। जो पर यूनिट फिक्स है वो वेरिएबल है। देखो मैं एग्जांपल बदलूंगा, मान लीजिए मैंने यूनिट बनाया 1, मैंने यूनिट बनाए 2, मैंने यूनिट बनाए 3, मैंने यूनिट बनाए 4, और मेरी जो टोटल कॉस्ट है ना सर मान लीजिए वो मेरी 4 रुपये है। 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है और 4 यहाँ है, हर जगह पे 4 है, हर जगह पे 4 है। अगर मैं कॉस्ट पर यूनिट निकालूं, कॉस्ट पर यूनिट, तो यहाँ पर मेरी जो कॉस्ट आएगी आप ये लगा लो कि 1 यूनिट बनाने में 4 पे आ रही है, 2 को बनाने में 4 यानी कि 1 को 2 आ रही है, यहाँ 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा और यहाँ 1 आएगा। मेरा क्वेश्चन है ये कौन सी कॉस्ट है? प्लीज टेल मी, इज इट वेरिएबल, फिक्स और सेमी वेरिएबल? लास्ट वाली बोलो, लास्ट वाली, ये वेरिएबल है, फिक्स है या सेमी वेरिएबल है? लास्ट वाली कॉस्ट कौन सी है, वेरिएबल, फिक्स या सेमी वेरिएबल? फास्ट। हाँ जी, अब देखो अब क्या जवाब आएगा आपका, ध्यान सुनना। इस वाले में आपका आंसर क्या आएगा बताऊं आपको मैं, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर नंबर 1, ये वेरिएबल नहीं है। पहले आप रट लो कि ये वेरिएबल नहीं है। क्वेश्चन सर वेरिएबल क्यों नहीं है? सर आपने बोला था वेरिएबल वो होती है जो कॉस्ट पर यूनिट फिक्स होती है, और ये पर यूनिट फिक्स नहीं है, ये पर यूनिट चेंज हो रही है, ये पर यूनिट चेंज हो रही है, तो एटलीस्ट फिक्स वेरिएबल तो नहीं है। भाई पहले आंसर फाइनल हो गया, ये वेरिएबल नहीं है, तो है कौन सी? सर अब मैं बताऊं कौन सी कॉस्ट है, ये है टोटल कॉस्ट।
ये है टोटल कॉस्ट, दिस इज द टोटल कॉस्ट, सॉरी टोटल कॉस्ट बोल रहा हूं, दिस इज द फिक्स कॉस्ट, ये है फिक्स कॉस्ट, ये है फिक्स्ड कॉस्ट, दिस इज द फिक्स्ड कॉस्ट। अब मैं बताऊंगा फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है, याद कर लेना प्लीज कि फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है। सर फिक्स्ड कॉस्ट होती है जो टोटल में फिक्स है, जो टोटल में फिक्स्ड है, जो टोटल में फिक्स्ड है उसे फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, जिसका जो टोटल में फिक्स है। मतलब आप 1 यूनिट बनाओ तो भी 4 रुपए कॉस्ट आई, 2 बनाओ तो भी टोटल कॉस्ट 4 रुपए है, 3 बनाओ तो भी 4 है, 4 बनाओ तो भी 4 है, तो सर ये फिक्स्ड कॉस्ट है। देखो जब आप निकालते हो वेरिएबल तो आपको पर यूनिट फिक्स देखनी होती है, जब आप निकालते हो फिक्स्ड तो आपको टोटल फिक्स देखना होता है। देखो एग्जाम्पल समझो, मान लो टोटल कॉस्ट रेंट है, टोटल कॉस्ट रेंट है, मान लो टोटल कॉस्ट रेंट है। अब क्या होगा, आपने एक कमरा लिया जिसका किराया 4 रुपए है, अब आप वहां पर 1 यूनिट बनाओ, आप उस कमरे में 2 यूनिट बनाओ, आप उस कमरे में 3 यूनिट बनाओ, आप उस कमरे में 4 यूनिट बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपकी 4 रुपए ही रहेगी, यानी कि जो टोटल में फिक्स है वही फिक्स रहेगी, जो टोटल में फिक्स है वही फिक्स रहेगी। तो गाइस आपने किस तरीके से याद किया, प्लीज मेरा तरीका समझना, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएगा। जो पर यूनिट में फिक्स रहेगी वो वेरिएबल, जो टोटल में फिक्स रहेगी वो फिक्स। ठीक है, ये 2 बातें आपको क्लियर होगी, आई होप 2 बातें क्लियर होगी यहाँ पे। देखो 1 यूनिट बनाने पे 4 रुपए कॉस्ट आती है, 2 यूनिट बनाने पे 8 रुपए कॉस्ट आती है, 3 पे 12, 50 पे 200 और 60 पे 240। जब इनका पर यूनिट निकाला गया तो सबका 4 आ रहा है, और अगर ये पर यूनिट फिक्स्ड है, अगर ये पर यूनिट फिक्स है तो ये वेरिएबल कहलाएगा, अगर ये पर यूनिट फिक्स है तो ये वेरिएबल कहलाएगा। हाँ जी, इसके बाद अगर मैं बोलूं 1 यूनिट बनाने पे कॉस्ट आपकी 5,000 रुपए आती है, 2 पे 5,000 आती है, 3 पे 5, सब पे 5 आ रही है, तो टोटल में अगर फिक्स है, टोटल में अगर फिक्स है तो ये फिक्स कॉस्ट कहलाएगा, टोटल में फिक्स है तो ये फिक्स कहलाएगा। देखो 50 बनाने पर 3,000 आ रहा है, 60 बनाने पर 3600। देखो टोटल में फिक्स नहीं है, टोटल में फिक्स नहीं है तो फिक्स कॉस्ट तो नहीं है, लेकिन पर यूनिट में फिक्स है। अगर पर यूनिट में फिक्स है तो ये वेरिएबल है, पर यूनिट में फिक्स है तो ये वेरिएबल है। एक और एग्जांपल लेता हूं, 50 पे 5,000, 60 पे 6,000। भाई साहब ये फिर से पर यूनिट में फिक्स है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने 50 यूनिट बनाई और कॉस्ट है 5,000, 60 बनाई कॉस्ट है 5500। भाई साहब जब मैंने पर यूनिट निकाली ना तो 50 वाली यूनिट जो है 5,000 खर्चा 50 यूनिट पे तो आ गया 100 रुपए पर यूनिट, और जब 60 वाला निकाला 5500 में तो आया 91.67। अब गड़बड़ हो गई, ये कॉस्ट जो है ना तो पर यूनिट फिक्स है, ना तो ये पर यूनिट सेम है, और ना ही ये टोटल में सेम है। लो जी, ये वो कॉस्ट है जो ना तो पर यूनिट सेम है ना ही टोटल में सेम है। भाई जो पर यूनिट सेम होती है वो वेरिएबल होती है, जो टोटल में सेम होती है वो फिक्स्ड होती है, ये तो हमने रट लिया। पर जो कॉस्ट ना टोटल में सेम है ना पर यूनिट में सेम है, उसे क्या बोले उसे बोलेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट। यस गाइस, उसे बोलेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट। हम इस कॉस्ट को सेमी वेरिएबल कहेंगे, सेमी वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल। प्लीज गाइस एक बार फटाफट बताओ आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, प्लीज टेल मी फास्ट, आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। हाँ जी प्रिया चौहान करिए, आज पता चला है ये बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, मेजोरिटी स्टूडेंट को अब जाके समझ में आता है कि फिक्स्ड कॉस्ट किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं। हाँ जी प्लीज फटाफट फटाफट फटाफट, इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर। सेमी वेरिएबल का एग्जांपल दो सर। सेमी वेरिएबल की एग्जांपल है जैसे आपका लैंडलाइन बिल, लैंडलाइन बिल को हम सेमी वेरिएबल एग्जांपल ले सकते हैं, बिकॉज जो लैंडलाइन का बिल है वो एक लेवल तक फिक्स आता है। मान लीजिए आप 100 कॉल करो, 200 कॉल करो, इतना मिनिमम चार्जेस आएगा, लेकिन उसके ऊपर करोगे, एक पर्टिकुलर लिमिट के बाहर करोगे तो आपका पर कॉल चार्जेस आएगा, तो उसे हम बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल, कुछ यूनिट आप चाहे कंज्यूम करो या ना करो उतना बिल आएगा, लेकिन उससे ज्यादा कंज्यूम करोगे तो फिर बिल ज्यादा आता जाता है, तो दैट इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सर अब यहां इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स और वेरिएबल में अलग अलग कैसे करेंगे। देखो यहां पर आपने 50 यूनिट बनाए और आपके 5,000 रुपये कॉस्ट आई, 60 यूनिट बनाए और 5500 आई। अब आपने जब इसके पर यूनिट निकाला होगा तो आप समझ गए कि ना तो पर यूनिट सेम है ना ही ये वो सेम है, क्या बोलते हैं ना पर यूनिट सेम है और ना ही टोटल में सेम है, तो ये सेमी वेरिएबल है। अब सेमी वेरिएबल का मतलब होता है जिसमें फिक्स भी और वेरिएबल भी है। तो आप बताओ इस कॉस्ट में, इस 5,000 में फिक्स कितना और वेरिएबल कितना है, इस 5500 में फिक्स कितना और वेरिएबल कितना है। इसका एक तरीका होता है, तरीका क्या है, सबसे पहले आप निकालो चेंज इन द कॉस्ट।
सर चेंज इन द कोस्ट 500 रुपये है, चेंज इन द कोस्ट 500। अब निकालो चेंज इन द यूनिट, चेंज इन द यूनिट सर 10 रुपये है, 10 50 60 जो चेंज हुआ है वो 10 रुपीज़ का हुआ है और यहाँ पर चेंज 500 रुपये का हुआ है। तो सर इसको डिवाइड करने में आ गया 50 रुपये, यानी कि एक यूनिट चेंज होने पर 50 रुपये की कॉस्ट आती है, यानी कि एक यूनिट चेंज होने पर 50 रुपये की कॉस्ट आती है। यानी कि जो चेंज होने पर कॉस्ट आती है उसे वेरिएबल कहते हैं, फिक्स तो चेंज होने पर सेम रहता है। तो यानी कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो एक्चुअली में 50 रुपये पर यूनिट है, राइट, एक्चुअली में 50 रुपये पर यूनिट है। आपके यूनिट कितने हैं सर? यूनिट है 50 और वेरिएबल कॉस्ट है 50 रुपये पर यूनिट, तो 50 यूनिट 50 रुपये पर यूनिट के हिसाब से 2500 बन जाएगा, 50 यूनिट 50 रुपये के हिसाब से 2500 बन जाएगा, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट होगी 2500। इसी तरह अगर आप इसकी वेरिएबल कॉस्ट निकालोगे तो 60 यूनिट है, तो एक यूनिट की चेंज होने की कॉस्ट 50 रुपये है, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट 50 है, तो 60 × 50 हो गया आपका 3000 रुपये, ठीक है सर, 3000 हो गया। बाकी क्या बची? फिक्स्ड। टोटल कॉस्ट आपकी 5000 है, जिसमें से 2500 वेरिएबल है, तो आपकी फिक्स्ड हो गई बाकी 2500। 5500 रुपये कॉस्ट है, उसमें 3000 रुपये फिक्स है, सॉरी 3000 वेरिएबल है, इसका मतलब बाकी फिक्स हो गई 2500। ये लो जी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट बन गई। और देख लो फिक्स्ड वो है जो दोनों में टोटल सेम है, दोनों में टोटल सेम है, इसे कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। और ये वाली कॉस्ट आपकी बन गई वेरिएबल कॉस्ट। गाइस फटाफट बताओ मुझे, फटाफट आप मुझे बताइए प्लीज कि इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ जी प्लीज टेल मी, आपको बताइए प्लीज, यहां तक आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ जी, मैंने आपको सिखा दिया है कि जो कैलकुलेशन है, जो कैलकुलेशन है वो कैसे निकालते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग कैसे करते हैं, वो मैंने आपको सिखा दिया है। प्लीज टेल मी क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर जी, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड, आपको क्लियर होना चाहिए। एक बार थोड़ा सा थ्योरेटिकल बता दूंगा, एग्जाम में थ्योरी भी आती है, प्रैक्टिकल भी आता है, दोनों तरीके से मैं करवाने वाला हूँ आज क्लास के अंदर। फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो रिमेन फिक्स रहती है या कांस्टेंट रहती है एट ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी। आप कोई भी एक्टिविटी करो टोटल में सेम रहेगी, टोटल में सेम रहेगी। एग्जांपल के लिए फैक्ट्री रेंट है। फिक्स्ड कॉस्ट दो तरह की होती है, कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट, डिस्क्रिशनरी। कमिटेड वो होता है जो आपने कमिटमेंट कर ली कि आपको इतना देना ही देना है, तो वो हो गया जैसे सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। लेकिन डिस्क्रिशनरी वो होती है जो आप चेंज कर सकते हो, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। मैंने एक आदमी को बोला मैं तुम्हें 10,000 रुपये महीना दूंगा, तुम पूरे दिल्ली में मेरी एडवर्टीजमेंट करोगे। बाद में बोल सकता हूं तुम यार ईस्ट में करो, मैं तुम्हें 10,000 नहीं दूंगा, मैं तुम्हें 2500 दूंगा, तो वो मेरी डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट है। लेकिन जो इंप्लॉइज है उनको दी जाने वाली कॉस्ट मेरी कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट है। तो गाइस फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी में सेम रहती है, उसे हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। और डिस्क्रिशनरी वो होती है जो चेंज हो सकती है, लेकिन होती फिक्स्ड है, लेकिन उसे चेंज किया जा सकता है। वेरिएबल वो होती है जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज होती है। देखिए सर, अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है तो वो सेमी वेरिएबल हो जाएगी। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो चेंज होता है उसे बोलते हैं, जितना वॉल्यूम आउटपुट का इंक्रीज होगा उतनी ही मात्रा में वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी, जितना वॉल्यूम आउटपुट का डिक्रीज होगा उसी रेशो में ही वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होगी। जैसे सेलिंग कमीशन, डायरेक्ट वेजेस। भाई सेलिंग कमीशन इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। हमने आपको बोला हम आपको एक पेन बेचने के 5 रुपए देंगे, अब आप जितने भी पेन बेचोगे 5 रुपए के हिसाब से पैसे मिलेंगे। तो आपकी जैसे जैसे पेन की वॉल्यूम बढ़ता जाएगा आपका कमीशन भी उसी रेशो में बढ़ता जाएगा। तो इसे बोलते हैं आपका वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट दो तरह की होती है, वेरिएबल डायरेक्ट और वेरिएबल इनडायरेक्ट कॉस्ट। हाँ जी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो कुछ कुछ हिस्से में तो सेम रहती है लेकिन बाद में वो चेंज होना शुरू हो जाती है। जैसे मैंने ये डायग्राम बनाई है, टेलीफोन एक्सपेंसेस, मान लीजिए टेलीफोन एक्सपेंसेस यहाँ तक सेम है, यहाँ तक सेम है, लेकिन अगर एक लिमिट के बाहर आप कॉलिंग करेंगे तो फिर आपकी कॉस्ट अलग से इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करो या ना करो एक लेवल तक तो वो फिक्स ही रहेगी, लेकिन अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो फिर आपका जो वो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, बिल बढ़ना शुरू हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। हाँ जी गाइस, तो मैंने आप लोगों को करवा दिया है, मैं बता दूं मैंने आप लोगों को करवा दिया है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट में। मैंने आपको सबसे पहले बता दिया है कि कॉस्टिंग के फीचर क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग हम क्यों पढ़ते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है, और फिर मैंने आपको बता दिया है फिक्स्ड और वेरिएबल और सेमी वेरिएबल, क्योंकि ये तीन ऐसी है जहां पर हमारा ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है इसलिए मैंने वो पहले करवा दिया, ठीक है। अब मैं आपकी बात करूंगा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की। अगर मैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की बात करूं तो तीन तरह के एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। मैंने एक्सपेंसेस बोला, ओवरहेड नहीं बोला, बड़े लोग इसे ओवरहेड बोल जाते हैं, ओवरहेड नहीं है एक्सपेंसेस है, राइट। तो मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस।
अब बात करते हैं मटेरियल दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट मटेरियल होता है, एक इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, एक डायरेक्ट लेबर होती है, एक इनडायरेक्ट लेबर होती है, एक डायरेक्ट एक्सपेंसिव होता है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव होता है। अगर मैं डायरेक्ट मटेरियल की बात करूं तो जैसे कपड़े, शर्ट के अंदर लगने वाला कपड़ा उसे कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल। जैसे इस बोतल को बनाने में लगने वाला प्लास्टिक इसे कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल। जैसे इस टेबल में लगने वाला फर्नीचर, लकड़ी, टेबल इस फर्नीचर में लगने वाली लकड़ी उसे बोलते हैं हम डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल वो होता है जिसे हम एक एक यूनिट के साथ डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक एक यूनिट के साथ। भाई इस पेन में कितना प्लास्टिक लगा है, इस पेन में कितना प्लास्टिक लगा है, इनफैक्ट हर पेन को बनने में प्लास्टिक कितना लग रहा है हमें पता होता है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो होता है डायरेक्ट मटेरियल, वो होता है डायरेक्ट मटेरियल। सिंपल सी बात है, जिसको बनाने में जो एक एक सिंगल यूनिट के साथ डायरेक्टली आइडेंटिफाई किया जा सके उसे हम डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। उसे जो आइडेंटिफाई ना किया जा सके उसे इनडायरेक्ट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए इसको ना जब पेन बन जाता ना तो इसके ऊपर ना कुछ ऑयल लगाया था, ग्रीसिंग की जाती है, इसकी ग्रीसिंग, उसके लिए एक स्पेशल ऑयल आता है जिससे ना शाइन रहते हैं, इसके शाइन। तो हमने क्या किया ना, बड़ा सारा ऑयल खरीद लिया, मतलब हो सकता है हमने इतना मतलब 2 किलो ऑयल खरीद लिया और सारे पेन को उससे ग्रीस कर दिया। अब भाई साहब एक पेन पर एग्जैक्टली कितना ऑयल लगा ये जानना बड़ा मुश्किल है, एक पेन पर एग्जैक्टली कितना ऑयल लगा ये जानना मुश्किल है। इसलिए हम कहते हैं कि ये इनडायरेक्ट मटेरियल है एक मटेरियल, ऑयल भी मटेरियल है लेकिन उसे डायरेक्ट मटेरियल नहीं बोलेंगे, उसे हम लोग इनडायरेक्ट मटेरियल बोलेंगे। तो उसे हम इनडायरेक्ट मटेरियल बोलेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल, राइट। इनडायरेक्ट मटेरियल जैसे थ्रेड, अगर मैं बोलूं धागा, जैसे शर्ट स्टिच होती है तो शर्ट स्टिच करने के लिए ना बहुत सारे थ्रेड की जरूरत होती है, बहुत सारे धागे की जरूरत होती है। तो अब हम धागा ले आए, अब आप बताओ इस थ्रेड से एक शर्ट बनेगी, बहुत सारी बनेगी, बहुत सारी बनेगी, लेकिन एग्जैक्टली एक शर्ट बनने में कितना थ्रेड लगा ये पता नहीं लग सकता, इसलिए हम इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। नेल्स, कीलें, जब आप टेबल बनाते हैं तो लकड़ी की जरूरत होती है, लकड़ी डायरेक्ट मटेरियल है, लेकिन जब उस टेबल को बनाया था तो वहां पे फेविकोल लगता है, जैसे मैंने अगला एग्जांपल फेविकोल है, या कीले लगाई जाती हैं। अब आप कीले ऐसे नहीं लेके आते बाजार से कि एक टेबल बनेगा तो इतनी कीले गिन के ले आओ, नहीं, या इतना सा फेविकोल लगेगा, नहीं, आप फेविकोल का डब्बा ले आते हो, एक टेबल बनेगा तो भी उसे यूज कर लेते हो, दूसरे टेबल में भी यूज कर लेते हो। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप एग्जैक्ट एक टेबल पे कितना फेविकोल या कितनी कीले लगी है ये पता कर सको, इसलिए कीले और फेविकोल को मैं बोलूंगा इनडायरेक्ट मटेरियल। हाँ जी, डायरेक्ट लेबर की बात करें, जैसे कारपेंटर, अगर लकड़ी, जैसे ये टेबल है, मैंने आज टेबल का एग्जांपल ले लिया, मैं समझा देता हूं आपको। अगर टेबल को बनाने के लिए मैंने किसी कारपेंटर को हायर किया और वो बोलता है देखो अगर आप मुझसे एक टेबल बनवाओगे तो मैं इतने पैसे लूंगा, अगर आप मुझसे 2 टेबल बनवाओगे तो मैं इतने लूंगा, 3 बनवाओगे तो मैं इतने लूंगा, मतलब पर टेबल हम उसकी लेबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डायरेक्ट लेबर वो होती है जहां लेबर चार्जेस को एक एक यूनिट के साथ आइडेंटिफाई किया जा सके। मैं सिंपल बोलूंगा, कोई भी कॉस्ट डायरेक्ट तब होती है जब उसे सिंगल यूनिट के साथ आइडेंटिफाई किया जा सके, सिंगल यूनिट के साथ। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, भाई हमारे पास जो स्टूडेंट पढ़ते हैं हम हर स्टूडेंट को बुक देते हैं, अब जो हम बुक देते हैं वो पर स्टूडेंट दी जाती है, तो बुक की कॉस्ट को हम डायरेक्ट मटेरियल बोलेंगे। हमारे लिए वो कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट मटेरियल है, क्यों, वो एक एक स्टूडेंट के साथ आइडेंटिफाई की जा सकती है, जितने स्टूडेंट हैं उतनी ही बुक लगी है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल हो गया। लेकिन जब हम पढ़ाते हैं और मार्कर यूज करते हैं, हालांकि मार्कर का जमाना खत्म हो गया, पेन हम इलेक्ट्रॉनिक पेन यूज करते हैं, लेकिन मान लीजिए पुराने एग्जाम्पल, अगर मैं कोई मार्कर यूज करता हूं और बोर्ड पे पढ़ाता हूं तो उस मार्कर की कॉस्ट को एक एक स्टूडेंट के साथ आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, उसे ये नहीं कहा जाता इस मार्कर एक बच्चे को पढ़ाने में इस मार्कर का खर्चा कितना आया, आइडेंटिफाई पॉसिबल नहीं है, तो उसे हम इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। लेबर की बात करें तो जैसे मैंने बताया कारपेंटर की सैलरी डायरेक्ट लेबर है। और जैसे मान लीजिए अगर मैं बोल दूंगा कि अगर मान लीजिए ऑफिस के अंदर ऑफिस के अंदर मान लीजिए कोई टेलीफोन ऑपरेटर है, हमारे ऑफिस में एक पर्सन है जो टेलीफोन अटेंड करता है सारे, तो भाई उसकी सैलरी को हम डायरेक्ट लेबर नहीं कह सकते, इनडायरेक्ट लेबर है। क्यों, उसने एक एक स्टूडेंट के लिए हमसे कितने चार्जेस लिए ये आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है, उसने मंथली सैलरी, बच्चे का फोन आए नहीं आए, तो वो होती है इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर की एग्जांपल है जैसे सुपरवाइजर हो गया, सुपरवाइजर देखता है कि कितने लोग काम कर रहे हैं, पर वो एक एक पेन के साथ उसकी सैलरी को या एक एक फर्नीचर के साथ उसकी सैलरी को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यस गाइस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जनरली बहुत ही कम होते हैं।
डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो एक एक के साथ आइडेंटिफाई किए जा सके। सर एक बात बोलूं, वैसे तो मटेरियल भी एक एक्सपेंस है। अगर आपने कोई मटेरियल खरीदा है तो क्या वो एक्सपेंस नहीं है? अगर आपने कोई लेबर को पे किया है तो क्या वो एक्सपेंस नहीं है? तो मैं बताऊं, हमारा मतलब होता है एक्सपेंस का मतलब होता है एक्सपेंसेस अदर देन मटेरियल एंड लेबर, क्योंकि मटेरियल एंड लेबर को हम पहले डील कर चुके हैं। तो एक्सपेंसेस से हमारा मतलब होता है मटेरियल एक्सपेंसेस अदर देन मटेरियल एंड लेबर, मटेरियल एंड लेबर को छोड़कर बाकी जो एक्सपेंस है उसकी। अब मैं यहां पर आपको दो एग्जांपल दूंगा और दोनों एग्जांपल जो है टू एग्जांपल दूंगा, दोनों एग्जांपल परफेक्ट एग्जांपल है, दोनों एग्जांपल परफेक्ट एग्जांपल है। बड़े ध्यान सुना भाई, दोनों एग्जांपल आप बड़े ध्यान सुनना। एग्जांपल नंबर 1 मैं आपको बोलूं अगर हाँ जी, अजी कुछ बच्चा इसमें पूछ रहा था कि सर क्या आपका जो पहले वाला वीडियो है वो हम देख सकते हैं? भाई अभी उसको मत देखो आशीष, बिकॉज मैं इसमें और चैप्टर करवाऊंगा जो वहां नहीं करवाए, तो इसलिए आप प्लीज इसको ध्यान दो, ये बिल्कुल अलग है। हाँ जी, एक एक एक्सपेंस होता है रॉयल्टी। रॉयल्टी, मान लीजिए मेरा काम पेन बनाना है और मैंने पेन बना लिया, अब मुझे पेन बेचना है। पेन बना बेचने के लिए मुझे ब्रांड नेम चाहिए। मैंने एक कंपनी है जैसे मान लीजिए रिनोल्ड, मैंने रिनोल्ड कंपनी से बात की। मैंने कहा देखिए सर मैं आपका नाम मेरे पेन पर यूज करूंगा। रिनोल्ड कंपनी ने कहा ठीक है आप हमारा नाम यूज कर लो, लेकिन आप हमें पर पेन 2 रुपए दे देना। आप जितने भी पेन बेचोगे ना पर पेन 2 रुपए देना, जितने पेन पर आपने रिनोल्ड लिखा उतने पेन पर आप हमें 2 रुपए दे देना। तो भाई साहब ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, क्योंकि इस रॉयल्टी एक्सपेंस को एक एक सिंगल पेन से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। दूसरी तरफ मैं एग्जांपल दूंगा, अब आप दूसरा एग्जांपल सुनना प्लीज। जैसे मान लीजिए हमारा जो बिजनेस है वो ऑनलाइन टीचिंग है, ऑनलाइन टीचिंग है, तो हम हमारे स्टूडेंट को ना एक सॉफ्टवेयर देते हैं। जब वो हमारी क्लासेस देखते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस, जो पेड स्टूडेंट होते हैं वो हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस देखते हैं, उसके लिए उन्हें एक सॉफ्टवेयर दिया जाता है। और हमने ये सॉफ्टवेयर किसी कंपनी से लिया हुआ है। वो कंपनी हमसे पर स्टूडेंट एक चार्जेस करती है अमाउंट, कि आपके जितने स्टूडेंट होंगे ना उतने आपको एक सॉफ्टवेयर चार्जेस देने पड़ेंगे। तो मैं बोलूंगा जो सॉफ्टवेयर चार्जेस हम कंपनी को पर स्टूडेंट देते हैं वो सॉफ्टवेयर चार्जेस हमारे लिए हो गए हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों? इसे एक एक स्टूडेंट के साथ आइडेंटिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट मैं अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करूं तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, भाई साहब एक क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं, बिजली का बिल एक एक बच्चे पे कितना आया ये कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। बिजली के बिल को एक एक बंदे पर आइडेंटिफाई करना, एक एक यूनिट के साथ आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऐसे खर्चे को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ जी, तो मैंने बोला आपको डायरेक्ट मटेरियल आपने देख लिया मेरे साथ। अगर डायरेक्ट मटेरियल में डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ दिया जाए तो इसे बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट के अंदर अगर इनडायरेक्ट मटेरियल को जोड़ दिया जाए, यानी कि इनडायरेक्ट लेबर को जोड़ दिया जाए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ दिया जाए, तो इसे बोलते हैं ओवरहेड। मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूं, देखो दो तरीके बताता हूं आपको, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर एंड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन दोनों को जोड़ने में बनता है प्राइम कॉस्ट। और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को जोड़ने पर बनता है ओवरहेड। ओवरहेड ओवरहेड और प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड को जोड़ने पर बनता है टोटल कॉस्ट। इन दोनों को जोड़ने पर बनता है टोटल कॉस्ट। यस गाइस, तो प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। और इसके अंदर अगर आप प्रॉफिट जोड़ देते हैं, इसके अंदर आप प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो फिर ये आपकी आ जाती है सेल्स, राइट? तो ये आपका आ जाता है सेल। गाइस प्लीज टेल मी, आपको यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज राइट डाउन, इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ओके जी, ओके ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर जो मैं करवाने जा रहा हूं, तो गाइस मैंने पहला चैप्टर करवा दिया है, दैट इज द इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। और ये थ्योरेटिकल चैप्टर था, मैंने इसके अंदर प्रैक्टिकल भी करवा दिया थोड़ा बहुत। मैं आगे बढ़ूंगा, यूनिट कॉस्टिंग और कॉस्ट शीट, नाम सुना होगा आपने चैप्टर का, एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेसिक कॉन्सेप्ट, पहले यूनिट कॉस्टिंग क्या है? देखो ये यूनिट कॉस्टिंग की जो टेक्निक है, यूनिट कॉस्टिंग की टेक्निक है, इसे सिंगल कॉस्टिंग भी कहते हैं और आउटपुट कॉस्टिंग भी कहते हैं। तो इसके 4 नाम है, बेसिकली मैं बोलूंगा 4 नाम है, यूनिट कॉस्टिंग, सिंगल कॉस्टिंग, आउटपुट कॉस्टिंग और एक नाम आप देते हो कॉस्ट शीट, तो इसे कॉस्ट शीट भी कहते हैं, ठीक है। नंबर 2, ये टेक्निक अडॉप्ट की जाती है उन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के द्वारा जो आइडेंटिकल गुड्स बनाते हैं। मतलब एक ऐसी कंपनी जो पेन ही पेन बनाती रहती है, पेन ही पेन बनाती है, मतलब पेन के अलावा और कुछ नहीं बनाती है, एक जैसे पेन ही बनाती रहती है, लार्ज स्केल पे बनाती रहती है। ऐसी जो कंपनियां हैं, ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कॉस्ट शीट बनाती है, वो कॉस्ट शीट बनाती है।
objective of the cost accounting is to objective of the unit cost is to calculate the per unit cost। हमारा मेन टारगेट है एक एक पेन को बनाने में कॉस्ट कितनी है, सो दैट मैनेजमेंट इज एबल टू डिसाइड द पर यूनिट सेलिंग प्राइस। ओके जी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट डिटर्मिनेशन इज टू अचीव विद द हेल्प ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ए स्टेटमेंट नोन एज ए कॉस्ट शीट। और हम ये हेल्प और ये हम अचीव कर सकते हैं बाय मेकिंग अ कॉस्ट शीट। हाँ जी, कॉस्ट शीट की बात करें तो परफॉर्मा क्या है, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल लिखा जाता है, फिर डायरेक्ट लेबर लिखते हैं, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं। इन तीनों को ऐड कर दो तो गाइस डायरेक्ट कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, बेसिक कॉस्ट, फ्लैट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम सबसे पहले जोड़ेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। देखो भाई सबसे पहले काम कहाँ होता है, फैक्ट्री में होता है फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड को वर्क्स ओवरहेड भी कहते हैं, इसके अंदर जोड़ेंगे, इसे कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। ये तब है जब आप सिंपल कॉस्ट शीट निकालते हैं। सिंपल कॉस्ट शीट का मतलब होता है जहां पर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं दिए, WIP के, फिनिश गुड्स के या मटेरियल के, वटएवर जब नहीं दिए तो हम लोग सिंपल निकालते हैं, वर्क कॉस्ट कहते हैं। इसके अंदर अगर आप जोड़ देंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड तो इसे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और जब इसमें आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ देंगे तो इसे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल या टोटल कॉस्ट। इसमें आप प्रॉफिट जोड़ देंगे तो इसे सेल बोलेंगे। तो गाइस तीन तरह के ओवरहेड है यहाँ पे, एक फैक्ट्री ओवरहेड है, एक आपका ऑफिस ओवरहेड है और एक आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जब रॉ मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर, या वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता है, रॉ मटेरियल का वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स का गिवन होता है, तो कॉस्ट शीट को बनाने का जो मेथड है, फॉर्मेट है, वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो रहेगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें हम ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इंक्लूडिंग कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड का मतलब है जो आपने सामान मंगवाया है वो आपके फैक्ट्री तक पहुंचने तक के जो खर्चे हैं वो सारे भी हम ऐड करके चलेंगे परचेज के अंदर, परचेज कॉस्ट का पार्ट मानेंगे उसको। फिर ये आ जाएगा, इसमें लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो रॉ मटेरियल का जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो ऊपर ही डिस्कस हो जाएगा। पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हम शुरू करेंगे, इसमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लिखेंगे, इसमें से क्लोजिंग माइनस करेंगे। ये आपका आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, आपने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम कर लिया। इसके बाद इसमें जोड़ेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जैसे आप डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जोड़ेंगे एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ेंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन है, जनरली देखना आप क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत ही कम दिए होते हैं, लेकिन दिए हैं तो हम जोड़ेंगे और फिर इसको टोटल को बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम जोड़ेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, इसे बोलेंगे ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट। पहले अगर हम सिंपल कॉस्ट करते हैं तो इसे वर्क कॉस्ट बोलते हैं, लेकिन अभी हम ग्रोस बोलेंगे बिकॉज यहां अपने को एडजस्टमेंट करनी है। ओपनिंग WIP की जो ऐड करना है, फिर क्लोजिंग WIP जो लेस करना है, फिर जो बैलेंस आएगा उसे हम बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। यस गाइस, तो ये डिफरेंस है सिंपल और कंपोजिट कॉस्ट शीट में। यहां पर अपने को ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जोड़ना है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस। हाँ जी, ये आपकी कॉस्ट है, ये जो है ये आपकी कॉस्ट है क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने की, बेचने की नहीं, बनाने की कॉस्ट को बनाने की। इसके अंदर अगर आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड जोड़ दें, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड जोड़ देंगे इसके अंदर, तो ये आपका आ जाएगा सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्वांटिटी अवेलेबल फॉर सेल। हाँ जी, आपने बना लिए गुड्स प्लस आपने वो भी जोड़ दिए जो पुराने बने हुए रखे हैं, तो दिस इज द गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स विच इज अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से वो माइनस कर दो जो बचे हुए हैं, जो नहीं बिके, जो सेल नहीं हो पाए, मतलब क्लोजिंग स्टॉक रह गए, वो माइनस कर दो। तो ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये वो है जो बिक गए, ये उनकी कॉस्ट है जो बिक गए, ये उनकी कॉस्ट है जो बिक गए। इसमें आप जोड़ दो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये आपकी आएगी टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल। इसमें आप जोड़ देंगे प्रॉफिट एंड देन आपका आ जाएगा सेल। प्लीज गाइस, हाँ जी, ये था हमारा फॉर्मेट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर आल्सो नोन एज चार्जेबल एक्सपेंसेस। कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करते समय abnormal loss, financial expenses, apportionment of profit, appropriation of profit, income tax, dividend, ये सारे टर्म्स जो है ना ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डील होती है। इनको आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में कैलकुलेट नहीं करना, जैसे लाइक डिविडेंड हो गया, ये सब कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं बनता। भाई कॉस्ट हमने निकाल ली 6, अब प्रॉफिट इसमें जोड़ेंगे, अब प्रॉफिट आगे बढ़ेगा बटेगा, टैक्स, डिविडेंड, रिजर्व, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। और ये सेल आपकी आ जाएगी 10। इंटरेस्ट अगर क्वेश्चन में दिया हो तो वो कॉस्ट का पार्ट तभी बनेगा जब कॉस्ट स्पेसिफिकली बोलता है, अदरवाइज आप इंटरेस्ट को इग्नोर करो। ठीक है, कन्वर्जन कॉस्ट होता है कॉस्ट इनकर्ड अप टिल मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। ठीक है, जैसे आपने रॉ मटेरियल परचेज किया 10 रुपए का और फर्दर एक्सपेंस इनकर किए इसे फिनिश गुड बनाने में 40 रुपए, तो ये 40 एक्चुअली में आपकी कन्वर्जन कॉस्ट है। गाइस प्लीज टेल मी, कॉस्ट शीट का कंसेप्ट इज क्लियर और नॉट क्लियर?
कोस्ट शीट कंसेप्ट इज क्लियर और नॉट क्लियर। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाने वाला हूं। वाओ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कोस्ट शीट का। एक क्वेश्चन करेंगे ना तो माइंड फ्रेश हो जाएगा, पूरा कोस्ट शीट क्लियर हो जाएगा। आपके पास रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस है 8000 और क्लोजिंग 8600। वर्क इन प्रोग्रेस का है ये वाला बैलेंस ओपनिंग क्लोजिंग, और फिनिश गुड्स का ये वाला बैलेंस है ओपनिंग एंड क्लोजिंग। रॉ मटेरियल आपने परचेज किया 36,000। चलो यहां से शुरू करते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपके पास 8000 है, तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आ गया 8000। परचेज आपने किया 36,000, तो ये आपका आ गया 36,000। इसमें से आप माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यानी कि 8600, ये आपने माइनस कर दिया 8600, तो ये आपका आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम 35,400। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन क्लियर है यहां तक। इसके बाद हम क्या ऐड करेंगे, इसके बाद हम ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर जो है वो 16,000 रुपए है। डायरेक्ट लेबर जो है वो 16,000 है, लेकिन ये कितनी है 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कि इस 160% की मदद से हम लोग फ्यूचर में फैक्ट्री ओवरहेड को कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अभी अपने को डायरेक्ट लेबर चाहिए, वो क्वेश्चन में गिवन है 16,000, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लेबर लिख देंगे 16,000। टोटल अपना प्राइम कॉस्ट आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दे नहीं रखे, तो प्राइम कॉस्ट आ गया 51,400। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया कि अपना प्राइम कॉस्ट आ गया 51,400। प्राइम कॉस्ट के अंदर हम जोड़ते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन में पहले ही दे रखे हैं, और वो है 160% ऑफ 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 16,000 है, और जो कि 160% है, मतलब डायरेक्ट लेबर जो है वो 16,000 जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड का 160 है। ठीक है, 160% है, तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा भाई, इसका मतलब हो गया, अब देखो 16,000 पे जो कॉस्ट है वो 160% है, तो 100% कितना होगा 10,000, तो फैक्ट्री ओवरहेड आपका आ गया 10,000। ये आपका आ गया ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें हम लोग ओपनिंग WIP यानी कि 8,000 और क्लोजिंग WIP 12,000 ऐड और लेस करेंगे, तो हमारा फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा 57,400। फैक्ट्री कॉस्ट आ गया 57,400। उसके अंदर हम जोड़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 2600 रुपए, वो आपने ऐड कर दिए 2600 रुपए। ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट इज सुनो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस। आपने जो क्वांटिटी प्रोड्यूस की है उसकी कॉस्ट 60,000 रुपए है। इसमें से अब आप देखो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का है वो आपका, सॉरी ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का 14,000 है। अगर आप इसमें 14,000 पे अपना ओपनिंग स्टॉक जोड़ देते हैं फिनिश गुड्स का, तो इतने आपने प्रोड्यूस किए और इतने आपके पहले से रखे हैं, तो दिस इज अवेलेबल फॉर सेल। 74,000 इज नाउ अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से कितने बच गए, बच गए आपके पास 18,000 फिनिश गुड्स का, यानी कि बाकी बिक गए होंगे। तो अगर मैं 18,000 माइनस कर दूं इसके अंदर से, अगर मैं इसमें से 18,000 माइनस कर दूं, तो 56,000 जो है वो जितनी गुड्स सोल्ड हो गई उसकी कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स सोल्ड हुई है उनकी कॉस्ट 56,000 आ गई। इसमें सेलिंग एक्सपेंस जोड़ेंगे तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी, इसमें प्रॉफिट जोड़ेंगे और ये आपका सेल आ जाएगा, ये आपका सेल आ जाएगा। गाइस प्लीज टेल मी दिस क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट क्लियर। प्लीज टेल मी। मैंने कोशिश की है कि जो भी चैप्टर मैं आपको करवाऊंगा आपको उसके एक एक दो क्वेश्चन मैं आपको करवा के चलूंगा, डेफिनेटली एक एक दो क्वेश्चन करवा के चलूंगा, सो दैट आपको एक प्रैक्टिकल वाला रिवाइज हो जाए, एक प्रैक्टिकल वाली सारी बातें याद आ जाए कि यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन किया करते थे। तो एक भी क्वेश्चन याद आ जाता ना, तो बस आप उसी फॉर्मेट को लेकर कितने सारे भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ये मुझे मालूम है। हाँ जी। तो टॉम को भी क्लियर हो गया है, और भावेश बोहरा कह रहे हैं कौन कौन से चैप्टर होंगे आज। यार ये मत पूछो कौन कौन से होंगे, मैंने क्या बोला था, आज मुझे थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम है, मुझे कहीं जाना पड़ सकता है, तो मुझे नहीं पता मैं कितनी देर पढ़ा पाऊंगा। जितनी देर पढ़ा पाऊंगा वो चैप्टर चलते रहेंगे, आप काउंट करते रहना कितने हो गए। जब हो जाए तब बता देना कितने करवा दिए मैंने, 1 करवाए, 2 करवाए, 3 करवाए, वो बाद में काउंट करना। 2 तो करवा ही दिए यार, एक तो मैंने वो इंट्रोडक्शन टू कोस्ट वाला फर्स्ट चैप्टर करवा दिया, और ये कोस्ट शीट भी करवा दिया। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है, और यहां पर मैंने इसका फॉर्मेट बनाकर आंसर भी दिया हुआ है, तो वो आप कर सकते हैं। यस गाइस, द नेक्स्ट चैप्टर इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। यस गाइस, द नेक्स्ट चैप्टर इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। प्लीज टेल मी अप टू दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट क्लियर। हाँ जी स्टार्ट करें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। सुनो, ये कहानी है एक कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी की। देखो, इस चैप्टर के अंदर एक आदमी होता है जो बिल्डिंगें बनाता है, उसे हम कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, और एक आदमी होता है जो बिल्डिंग बनवाता है, उसे हम कॉन्ट्रैक्टी कहते हैं। एक दिन कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को बुलाता है और बोलता है, देख यार मुझे ना एक 10 स्टोरीड बिल्डिंग बनानी है, मुझे एक ऐसी बिल्डिंग बनवानी है, तू ये बता ऐसी बिल्डिंग को बनाने में तू कितने पैसे लेगा।
कॉन्ट्रैक्टर सोचने लग जाता है कि अगर मैं बिल्डिंग बनाऊंगा तो मुझे ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, मटेरियल मुझे खुद लगाना पड़ेगा। तो वो बोला देखिए सर, अगर आपको इतनी बड़ी बिल्डिंग बनवानी है, 10 मंजिला बिल्डिंग बनवानी है, तो मैं आपसे 7 करोड़ रुपए नहीं, वो मन में सोचता है कि 7 करोड़ खर्चा तो आ ही जाएगा, तो क्यों ना इसको मैं प्रॉफिट जोड़ के बोलूं। कॉन्ट्रैक्टर बोलता सर मैंने पता कर लिया है 12 करोड़ रुपए खर्चा आएगा। कॉन्ट्रैक्ट कहता है नहीं देखो 12 करोड़ तो ज्यादा है भाई साहब, मैंने और लोगों से भी बुलाया है, उनसे भी पूछा है, तो 12 करोड़ तो ज्यादा है, अगर 10 करोड़ में डील करते हो तो बताओ, फिर मैं तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट देने को तैयार हूं। कॉन्ट्रैक्टर कहता है ठीक है 12 करोड़ ना सही तो 10 करोड़ तो मैं लेने को रेडी हो जाता हूं। तो 10 करोड़ में बात फाइनल हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर को फ्यूचर में 10 करोड़ देगा और कॉन्ट्रैक्टर बदले में ये 10 मंजिला बिल्डिंग बना के देगा। और इस प्राइस को, जिस प्राइस पर बात डन हुई है, उसे कहा जाता है इस चैप्टर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट पूछता है एक आखिरी क्वेश्चन, जब इसे बनाने में तुम्हें कितना टाइम लग जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट कहता है देखो जी बिल्डिंग 10 मंजिला है, 10 स्टोरीड बिल्डिंग है, इसे बनाने में अप्रोक्सीमेटली 4 साल तो लग ही जाएंगे। कॉन्ट्रैक्टर कहता है कोई बात नहीं, तुम काम शुरू करो फिर देखते हैं। कॉन्ट्रैक्टर वापस जाता है अपनी कंपनी के अंदर, मान लीजिए डीएलएफ कंपनी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है, वो बोलता है शेयर होल्डर शेयर होल्डर शेयर होल्डर सभी लोग सुनो, हमारे लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात है, हमें एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है 10 करोड़ रुपए का। एक शेयर होल्डर बोलता है मेरा एक क्वेश्चन है। कॉन्ट्रैक्टर पूछता है तुम्हारा क्या क्वेश्चन है। शेयर होल्डर कहता है आप ये बताइए इस साल आप प्रॉफिट कितना बांटेंगे, इस साल हमें कितना प्रॉफिट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि इस साल मैं प्रॉफिट नहीं बता सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट 4 साल बाद कंप्लीट होगा, तो मैं 4 साल बाद ही प्रॉफिट बता पाऊंगा कि हमने उससे 10 लिए और हमारे कितने लगे। अभी मैं कैसे बता सकता हूं, हाउ आई कैन कैलकुलेट प्रॉफिट इन केस ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। शेयर होल्डर कहता है नहीं सर ये तो गलत बात है, प्रॉफिट तो आपको बताना ही पड़ेगा, प्रॉफिट तो आपको बताना ही पड़ेगा। क्या हम इनकम टैक्स नहीं देंगे, तो क्या हम प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करते हर साल, क्या आप हमें डिविडेंड नहीं बांटोगे, तो क्या डिविडेंड के लिए आपको प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। सर देखिए प्रॉफिट तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्टर कहता है ठीक है मैं बताऊंगा। कॉन्ट्रैक्टर सोचने लग जाता है आखिरकार मैं प्रॉफिट निकालूं कैसे। एक्सपेंसिस तो मैं लिख लूंगा, लेकिन मैं इनकम क्या लिखूं, ये तो मैं जानता हूं मेरे खर्चे कौन से हुए, मेरा मटेरियल कितना लगा, मेरी लेबर कितनी लगी, मेरा ओवरहेड कितना लगा, मेरे अदर एक्सपेंसिस कितने लगे, लेकिन आखिरकार मैं इनकम को कैसे लिखूं। इनकम तो हुई नहीं, जब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता मैं पैसों को इनकम कैसे मान सकता हूं। कॉन्ट्रैक्टर वर्क साइट पे जाता है, वहां देखता है कि यार काम लगभग इतना हो गया है, ये काम चल रहा है, इतना काम हो गया, इतना काम हो गया, ये हमने तैयार कर दिया, ये हमने तैयार कर दिया। फाइनली कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी के पास जाता है, बोलता देखिए सर बिल्डिंग तो 4 साल में कंप्लीट होगी, साल का एंड आने वाला है, हमने लगभग 30% काम कंप्लीट कर दिया है, आप हमें 30% के अकॉर्डिंग पैसे दे दीजिए। हमारी कॉन्ट्रैक्ट की बात 10 करोड़ की हुई थी, 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था, 30% के हिसाब से 3 करोड़ हो गए, तो सर आप एक काम करिए हमें 3 करोड़ रुपए दे दीजिए। कॉन्ट्रैक्टी कहता है तुमने 30% काम किया ये तुम सोचते हो, तुमने एक्चुअल में काम कितना किया है ये तो मैं पता करूंगा। कॉन्ट्रैक्टी अपना एक इंजीनियर हायर करता है, बोलता जाओ और जाके देखो क्या उसने वाकई ही 30% काम कर दिया है। इंजीनियर जाता है, पूरा सब चेक करता है कि हाँ यार कॉन्ट्रैक्टर ने काम तो किया है, लेकिन वो बताता है कि सर 30 नहीं 25 मान लो, आप उसे 30 करोड़ की जगह 3 करोड़ की जगह 2.5 करोड़ दो। कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को बुलाता है और बोलता देख हमारे हिसाब से काम जो हुआ है वो 25% डन हुआ है, 30 नहीं हुआ है। एक काम कर, मैं तुम्हें 2.5 करोड़ रुपए का डन है, हमारा 2.5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट बनता है, लेकिन मैं तुम्हें उसमें से सिर्फ 2 करोड़ 30 लाख रुपए दूंगा, 20 लाख रुपए तुम्हारे रोक लूंगा। 20 लाख रुपए मैं तुम्हारे इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि अगर तुम्हें पूरे पैसे मिल गए अपने काम के तो कल को तुम नहीं आए तो, और इस रोके हुए पैसे को रिटेंशन मनी कहा जाता है, रिटेंशन मनी। कॉन्ट्रैक्टर कहता है ठीक है वो तो बात सही है कि मुझे 2 करोड़ 50 लाख रुपए मिल गए, हालांकि 2.30 मिले हैं, लेकिन एक तरह से 2.50 की बात हो गई है फाइनल। लेकिन मैं इस 2.50 को नाम क्या दूं, इनकम तो मैं दे नहीं सकता, इनकम तो मैं बोल नहीं सकता, इनकम तो तब होगी जब काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आखिरकार मैं इस पैसे को नाम क्या दूं, तो वो कहता है मैं इस पैसे को नाम दूंगा वर्क इन प्रोग्रेस, जिसमें 2 हिस्से होते हैं, एक वर्क सर्टिफाइड और एक वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क वो सर्टिफाइड जो 25% किया गया है, एक्चुअल में तो 30% काम हो गया था, 5% अनसर्टिफाइड मान लो आप। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर वापस आता है, शेयर होल्डर बोलता है एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है कि अब आप प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा प्रॉफिट निकल चुका है, हमने 2.5 करोड़ रुपए कमाए हैं और हमारा जो एक्सपेंसेस है वो 2 करोड़ है। एक्सपेंसेस तो उसको पहले से पता था, हमारा प्रॉफिट जो है 50 लाख है। कॉन्ट्रैक्टर सारे शेयर होल्डर खुश हो जाते हैं, सारे शेयर होल्डर के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, ओ माय गॉड हमने इतने रुपए कमा लिए, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर कहता है इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, ये कोई एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये नोशनल प्रॉफिट है। जो 2.5 करोड़ उसने हमें दिए हैं वो एक तरह से एडवांस दिया है, एक तरह से काम होने के बदले में दिया है, लेकिन काम
कंप्लीट नहीं हुआ है, कल को कॉन्ट्रैक्ट, एक बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, इनसे बड़ा रिस्की बिजनेस कोई नहीं होता। आज तो प्रॉफिट दिख रहा है, कल को लॉस भी हो सकता है, तो आप इसे नोशनल प्रॉफिट समझो। नोशनल प्रॉफिट का मतलब होता है हम इस प्रॉफिट के दो हिस्से करेंगे, एक वो जो आप लोगों में बांट देंगे और कुछ हम अपने पास भी रखेंगे। लेकिन कितना आप में बांटेंगे, कितना हम अपने पास रखेंगे, इसके लिए गाइडलाइंस हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो गाइस प्लीज टेल मी, आपको यहां तक आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? प्लीज टेल मी, आपको यहां तक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आगे बढ़ते हैं। आप सबको क्लियर है? सबसे बड़ी बात तो यही है, सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बेसिकली क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ना एक्चुअली में नॉर्मल कॉस्ट शीट होती है, नॉर्मल जॉब कॉस्टिंग होती है, लेकिन ये होती है मोर देन 1 ईयर। भाई अगर कोई काम 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाए तो वो नॉर्मल कॉस्ट शीट है, नॉर्मल जॉब कॉस्टिंग है। लेकिन अगर कोई वो मोर देन 1 ईयर टाइम ले तो हम उसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कह देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, रोड्स, डैम, ब्रिज, बिल्डिंग ऑफ होटल्स, इट्स हॉस्पिटल एटसेट्रा। सर मेन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जनरली 1 साल से आगे जाता है, 1 साल से आगे जाता है, और हमें, आपको पता है मैंडेटरी ये है कि हर मार्च को प्रॉफिट निकालना होता है, क्योंकि इनकम टैक्स देना होता है अपने को, डिविडेंड बांटना होता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार प्रॉफिट को इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में निकालें कैसे? अभी तो 31 मार्च है, और ऐसा निकालने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जो कॉन्ट्रैक्टर अपनी बुक में बनाता है, और उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो गाइस, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज नथिंग बट इट इज एन अकाउंट विच इज मेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर इन हिज बुक्स। कॉन्ट्रैक्टर अपनी बुक्स में बनाता है, और वो क्यों बनाता है? क्योंकि उसे हर साल एक इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर प्रॉफिट जो निकालना होता है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की नेचर आप ये मानो एक नॉमिनल अकाउंट की तरह होती है। या पहले ये देख लो, ईच कॉन्ट्रैक्ट इज सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मान लीजिए एक डीएलएफ कंपनी है, अगर उसको 4 कॉन्ट्रैक्ट मिल गए हैं तो ये चारों कॉन्ट्रैक्ट के सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, सेपरेट अकाउंट फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट, और एक बनाएंगे जनरल पी&एल। ये जनरल पी&एल है। कॉन्ट्रैक्ट 1 बनाया, यहां से मान लीजिए प्रॉफिट हुआ, वो जनरल पी&एल में डाल देंगे। कॉन्ट्रैक्ट 2 बनाया, यहां से लॉस हो गया तो वो पी&एल के डेबिट साइड में डाल देंगे। कॉन्ट्रैक्ट 3 बनाया, यहां से प्रॉफिट हुआ तो वो यहां डाल दिया। तो गाइस बेसिकली क्या होता है, एक जनरल पी&एल होता है जो बताता है ओवरऑल कंपनी को कितना प्रॉफिट या कितना लॉस है, और ये जो अकाउंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट 1, 2, 3, ये बताते हैं कॉन्ट्रैक्ट, किस कॉन्ट्रैक्ट ने हमें बेनिफिट दिया, किस कॉन्ट्रैक्ट ने हमें लॉस दिया। कॉन्ट्रैक्ट की नेचर नॉमिनल अकाउंट होती है। नॉमिनल का मतलब वही है कि एक्सपेंडिचर डेबिट होते हैं और इनकम को क्रेडिट किया जाता है। बस क्वेश्चन सिर्फ ये आती है कि इनकम का नाम क्या दें, क्योंकि इनकम तो हुई नहीं है, इसलिए इसे वर्क इन प्रोग्रेस का नाम दिया जाता है, जहां वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड दोनों को लिखा जाता है। जिस वर्क को सर्टिफाइड होता है उसे वैल्यू पे लिखा जाता है, और अनसर्टिफाइड को कॉस्ट पे लिखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्क सर्टिफाइड वैल्यू पे लिखा जाता है और अनसर्टिफाइड कॉस्ट पे लिखा जाता है। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस होता है प्रोपोर्शन ऑफ वर्क डन, जो काम हो गया है टिल द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस। ये दो तरह का होता है, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड का मतलब कितना वर्क डन हो गया है। जनरली एक एक्सपर्ट जो होता है वो जनरली अपना हायर किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। जैसे मैंने एक स्टोरी में बताया था, कॉन्ट्रैक्ट अपने एक इंजीनियर हायर करता है, वो बताता है कि कितना वर्क डन हो गया है, और फिर जो कॉन्ट्रैक्टी होता है उसके अकॉर्डिंग पैसे देता है। वो वैल्यू कैसे निकालता है वर्क सर्टिफाइड की? जितना कॉन्ट्रैक्ट होता है उतना प्रोपोर्शनली पैसे दे देता है। जैसे आपको देखा था 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था, और उसने बोला था 25% कंप्लीट हो गया है, तो वर्क सर्टिफाइड आपका 2,50,000 रुपए आ जाता है। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट इसमें से भी कुछ पैसे रखकर बाकी देता है। वर्क अनसर्टिफाइड और वर्क सर्टिफाइड क्या है आप समझ लो। मान लीजिए आपने 1 अप्रैल से काम करना शुरू किया, मान लीजिए आपने 1 अप्रैल से शुरू किया और 15 जनवरी तक काम करते रहे, और 15 जनवरी को उनका आर्किटेक्ट आ गया और उसने बोला कि काम इतना हुआ है। हाँ, पर काम तो उसने इतना सर्टिफाइड किया है, लेकिन उस बंदे ने तो आगे भी काम किया ना, मार्च तक किया होगा, तो बाकी काम को कहते हैं अनसर्टिफाइड। अनसर्टिफाइड, लेकिन ये कॉस्ट पे क्यों निकालते हैं? क्योंकि ये वो काम है जो आपने कर तो दिया है, लेकिन इसकी वैल्यूएशन अभी नहीं की गई है, कॉन्ट्रैक्ट ने भी इसे माना नहीं है, और जब तक वो मानेगा नहीं हम भला प्रॉफिट कैसे जोड़ सकते हैं? हम इसे कॉस्ट पर ही देखेंगे। जिसको वो मान गया है उसे हम वैल्यू पे देखेंगे, यानी एक तरह से अपना प्रॉफिट इंक्लूड करके देखेंगे। हाँ जी, अगले पॉइंट ये है कि जो ये प्रॉफिट आएगा वो नोशनल प्रॉफिट होगा, और नोशनल प्रॉफिट को कुछ हिस्सा पी&एल में डाला जाएगा और कुछ हिस्सा रिजर्व में रखा जाएगा। बट एक क्वेश्चन है कि आखिरकार कितना प्रॉफिट पी&एल में डाला जाएगा, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन हो कि ये इतना हिस्सा, इतने % प्रॉफिट एंड लॉस में डाला जाएगा, तब तो उतना ही डालना है जितना क्वेश्चन में गिवन है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। मेरी बात सुन लो, अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि जो नोशनल प्रॉफिट आया उसका 25% जो है वो पी&एल में जाएगा, फिर तो भाई साहब 25 ही जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो फिर आपको फॉर्मूलाज यूज करने हैं, और वो फॉर्मूला ये रहे। फॉर्मूला क्या है? आपका वर्क सर्टिफाइड कितना है टिल डेट। अगर आपको लगता है कि आपका काम जो है वो लेस देन 25% है,
मतलब आपने जो काम किया है, जो इंजीनियर आया था उसने बोला कि देखो जी 24% काम हो गया है, तो क्या खाक काम हुआ है? भाई कुछ भी काम नहीं हुआ। 24% कोई काम काम होता है? तो ये मानो कि अमाउंट जो P&L को ट्रांसफर किया जाएगा वो नील किया जाएगा। हम शेयर होल्डर बोल रहे हैं, खुश होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा काम हुआ है, इसमें हम कुछ प्रॉफिट नहीं मानते, ये सारा पैसा रिजर्व में जाएगा। लेकिन मान लीजिए काम 25% से ज्यादा हो गया, 25 या उससे ज्यादा हो गया, लेकिन 50 तक नहीं हुआ, तो यानी कि काम ठीक ठाक हो गया। काम ठीक ठाक हो गया, बहुत अच्छा नहीं हुआ लेकिन ठीक ठाक तो हो ही गया। तो आप एक काम करिए, जो आपका नोशनल प्रॉफिट था ना उसका वन थर्ड P&L में डाल सकते हैं, लेकिन उसकी रेशियो रहेगी कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए कि जैसी दुनिया वैसे हम, जैसे कॉन्ट्रैक्टी ने हमें 2 करोड़ 50 लाख की जगह 2 करोड़ 30 लाख दिए, उसी तरह हम भी शेयर होल्डर को थोड़े सा प्रपोर्शन कम ही देंगे। हालांकि उनका बनता वन थर्ड है, लेकिन हम भी उन्हें बोलेंगे जिस मात्रा में कैश रिसीव हुआ ना उसी मात्रा में हम आपको देंगे, उसी प्रपोर्शन में देंगे। अगर काम 50% से ज्यादा है, 50% से ज्यादा है लेकिन नियरिंग कंप्लीशन स्टेज से कम है, तो वो वन थर्ड की जगह टू थर्ड कर देंगे। अगर काम नियरिंग कंप्लीशन स्टेज है, नियरिंग कंप्लीशन स्टेज की कोई फिक्स सिस्टम नहीं है कि इतने % को नियरिंग कंप्लीशन मानेंगे। नियरिंग कंप्लीशन का मतलब होता है समझो बस काम हो ही गया, थोड़ा बहुत बचा है, काम हो ही गया। अब भाई ये तो अपनी अपनी सोच पे निर्भर करता है। कई लोग तो 60% को भी नियरिंग मानते हैं। भाई जिसका 60% सिलेबस हो गया वो तो बस समझो हो ही गया जी, 60% हो गया, 40 रह गया, अब तो समझो हाथ ही निकल गया, पूछ रह गई, मैं तो कर ही दूंगा। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो 90% कंप्लीट करके भी कहते हैं हे भगवान अभी 10% बचा है, मैं कैसे करूंगा, मेरा क्या होगा, मेरा तो कुछ बन ही नहीं पाएगा। तो भाई ये तो अपनी अपनी सोच है। एग्जामिनर आपको पूरा हिंट देगा कि वो काम नियरिंग कंप्लीशन स्टेज है या नहीं है। अगर वो काम नियरिंग कंप्लीशन स्टेज है तो आपको 4 मेथड से, 4 फॉर्मूलों से आंसर निकालने पड़ेंगे, और जिसमें सबसे कम आंसर होगा वो आपको लेना है। जैसे एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा आपको। एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो आपको सिखा दूंगा। इनटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। एस्टिमेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इनटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। तो गाइस पहले 2 फॉर्मूले तो बड़े आसान है, पहले 2 फॉर्मूले तो बड़े ही आसान है। कैसे सर? पहले 2 फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखें तो जो पहला फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला वही है, देखो आधा वही है, बस इसमें कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड को ऐड ऑन कर लिया है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, और सेम है फोर्थ फॉर्मूला भी, बस इसमें ऐड कर लिया है कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली 4 फॉर्मूले हैं, प्रैक्टिकली 2 है। जो बाकी 2 है ना उनके अंदर जो एक्स्ट्रा 2 है उनके अंदर सिर्फ एक लाइन ऐड करी गई है, कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड बन जाएगा सेम। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होती है? जितनी कॉस्ट आपने कॉन्ट्रैक्ट की अब तक निकाल ली प्लस एस्टिमेटेड एडिशनल कॉस्ट, मतलब अब कॉस्ट अब अगर कॉन्ट्रैक्ट नियरिंग कंप्लीशन स्टेज है तो भाई कितना खर्चा और लग जाएगा अंदाजा लगा लो, उसको जोड़ लो, उसे टोटल कॉस्ट कहते हैं। अगर इसे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से माइनस किया जाए तो इसे टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कहते हैं। मान लीजिए अब 10 जनवरी तक आपकी कॉस्ट जो है, जो 10 जनवरी तक आपकी कॉस्ट, मान लीजिए 31 मार्च तक आपकी कॉस्ट जो है वो 40 लाख रुपए आ चुकी है, और आपको पता है ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना ये बस समझ लो 10 अप्रैल तक खत्म हो ही जाएगा, बस ये 10 दिन की खेल हो रहा है, 10 दिन का खेल हो रहा है, कंप्लीट हो जाएगा। तो हम बोलते हैं ठीक है बताइए तो इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है? आपने कहा जी मान लो 2 लाख और लगा लो, तो ये आपकी जो 42 लाख आएगी ना ये आपकी आ जाएगी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, और इसे आपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से माइनस कर देना है और वो आपका आ जाएगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट। गाइस प्लीज टेल मी अप टू दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? प्लीज टेल मी, आप मुझे बताइए आपको यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यहां तक आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? प्लीज 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 मुझे बताओ फटाफट कि आपको ये कंसेप्ट यहां तक क्लियर हो गया या नहीं हो गया? हाँ जी फटाफट बताइए प्लीज गाइस, क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है मैं आगे बढ़ता हूं, पहले मैं आपको फॉर्मेट करवाता हूं। फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट में ना इधर देखो, एक तो मटेरियल है, एक आपका लेबर है। देखो 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 मटेरियल है, लेबर है। लेबर में जो आपने पेड कर दिया वो भी आएगा, आउटस्टैंडिंग भी आएगा, ठीक है। पेड प्लस आउटस्टैंडिंग दोनों आ जाएंगे। ओवरहेड है, ओवरहेड, ठीक है। ये हो गया मटेरियल, ये हो गया लेबर और ये हो गया ओवरहेड, ठीक है। अब मटेरियल के अंदर ना 1 2 3 4 और 5 6 7 एडजस्टमेंट है, इनफैक्ट 8 एडजस्टमेंट है भाई साहब मटेरियल के अंदर। मैं आपको समझाता हूं ये क्या चीज है। देखो मान लो आपने मटेरियल है आपके पास, जो डेबिट साइड पे मटेरियल रखा हुआ आपके पास, उसमें से कुछ मटेरियल आपने सेल कर दिया, मान लो 10,000 लिखा हुआ है, इसमें से आपने 2,000 सेल कर दिया, 2,000 का मटेरियल सेल कर दिया 2,500 रुपये में।
तो भाई जब आप मटेरियल सेल करोगे तो मटेरियल कम हो जाएगा, वो आपको इस साइड लिखना है। तो आपने लिख दिया 2500 रुपये क्योंकि सेल 2500 का हुआ है। अब यहाँ से कम तो हुए हैं 2000, लेकिन यहाँ आपने लिखा 2500 क्योंकि सेल 2500 का हुआ है और बिका कौन सा है 2000 का, 2000 वाला। तो आपको 500 रुपये यहीं लिखने हैं और ये आपका बन जाएगा प्रॉफिट, ये आपका बन जाएगा प्रॉफिट। भाई देखो 2000 वाला आपने 2500 का बेचा, तो 10,000 में से 2000 वाला बेचा तो 2000 गायब हो गए यहाँ से, तो वो 2000 यहाँ आने चाहिए थे, पर यहाँ आए 2500। तो यहाँ 2500 जो आया है उसको इक्वल करने के लिए आपको 500 यहाँ और लिखने पड़ेंगे। इसे कहते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये 500 आ गया। मान लीजिए आपके पास 3000 का प्रॉफिट था मटेरियल था, वो आपने 2500 का बेच दिया। भाई आपके पास मटेरियल 10,000 रुपये का था, अब इस 10,000 में से 3000 का मटेरियल आपने बेच दिया। जब आप 3000 का बेचोगे तो वो मटेरियल गायब हो जाएगा, जब गायब होगा तो वो इस साइड आएगा, इस साइड आना चाहिए 3000 का, लेकिन आपका आया 2500 का, क्योंकि आपने बेचा तो 2500 का है, आपको 500 का लॉस हो गया। सिचुएशन बराबर कैसे होगी, अगर आप इधर 500 लिखो, भाई अगर इधर से 3000 कम हुआ है तो इधर 3000 आना चाहिए बराबर आने के लिए। तो ये 500 रुपये जो है ये आपका आ गया लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल, तो ये आपका आ जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल। अगर मान लीजिए आपने किसी को, मान लीजिए आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है और आपने किसी और कॉन्ट्रैक्ट से मटेरियल मंगवाया है, किसी और कॉन्ट्रैक्ट को मटेरियल ट्रांसफर किया है, तो जो आपके पास मटेरियल है यहाँ से कम हो जाएगा, वो किसी और के पास चला गया तो उतना आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, तो वो यहाँ आ जाएगा। और अगर किसी और से आपके पास आया है तो आपके पास मटेरियल बढ़ जाएगा, वो आप यहाँ लिख दो, तो वो आप यहाँ लिख दो। अगर किसी और से आया है तो हम डेबिट करेंगे, किसी और को हमने दिया है तो क्रेडिट करेंगे। मान लीजिए आपके पास यहाँ मटेरियल है 10,000 रुपये का, ठीक है, इसमें से आपका 3000 मटेरियल चोरी हो गया, चोरी, तो भाई यहाँ से कम हो गया। अब सिचुएशन को बराबर करने के लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, तो आपको वही 3000 रुपये यहाँ लिख देना है और लिख देना है अब नॉर्मल लॉस क्योंकि चोरी हुआ है। मान लीजिए 3000 रुपये का मटेरियल अनयूज है, अब यहाँ 10,000 है और 3000 रुपये का मटेरियल बचा हुआ है, तो बचा हुआ है तो अब वो यहाँ तो दिखेगा नहीं, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, तो मटेरियल एट साइड आ जाएगा 3000 रुपये का। गाइस ये देखिए आप मैंने जो करवाया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल यहाँ आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल यहाँ आएगा, कोई एबनॉर्मल लॉस यहाँ आएगा, किसी कॉन्ट्रैक्ट को आपने ट्रांसफर किया है वो यहाँ आएगा, किसी कॉन्ट्रैक्ट के आपके पास आया है तो वो यहाँ आएगा, और मटेरियल साइट पर रखा हुआ है तो वो यहाँ आएगा। गाइस प्लीज टेल मी आप लोगों को मटेरियल की एडजस्टमेंट क्लियर हुई या नहीं हुई, प्लीज टेल मी आपको मटेरियल की एडजस्टमेंट क्लियर हुई या नहीं हुई। हाँ जी गेमर जी थैंक यू जी, थैंक यू जी। अमर जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। प्लीज गाइस मुझे बताइए आपको यहां तक मटेरियल की एडजस्टमेंट क्लियर हुई नहीं। भाई देखो मैं थोड़ा सा फास्ट हूं बिकॉज एग्जाम है कल, बस ये दिक्कत है, वरना जब रेगुलर बैच होता तो बहुत आराम से इस चीज़ को समझाता, लेकिन अभी टाइम नहीं है। अभी वैसे भी आज मेरे पास कम टाइम है, मेरे को कहीं जाना है, तो मैंने आपको बोला था आज थोड़ा सा टाइम मेरे को कम मिलेगा, बट एनीवेज डोंट वरी, मैक्सिमम करवा के जाऊंगा। मतलब जो चैप्टर करवा के जाऊंगा याद हो जाएगा, आपको बता रहा हूं। जो चैप्टर हम साथ पढ़ेंगे वो तो याद रहेगा, ये गारंटी है, वो तो याद रहेगा। मस्त सर, एक बार में क्लियर हो गया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ जी सर, तो मैंने आपको मटेरियल के इसमें जो मेन एडजस्टमेंट है ना वो होती है प्लांट की। मैं बताऊँ इसमें मेन एडजस्टमेंट होती है प्लांट की, सही बताऊँ तो प्लांट के लिए ना देखो प्लांट की एक तो ये एडजस्टमेंट है, ये प्लांट परचेज, प्लांट डेप्रिसिएशन, प्लांट टेकन ऑन रेंट, और एक यहाँ लिखा है प्लांट एट साइट। तो 4 पॉइंट है, प्लांट परचेज का, प्लांट डेप्रिसिएशन का, प्लांट रेंट का, प्लांट एट साइट का। अब मैं इन चारों की एडजस्टमेंट आपको बड़े अच्छे तरीके से करवाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। प्लीज ध्यान देखना। मान लीजिए कोई प्लांट एंड मशीनरी है, देखो 3 बातें हो सकती हैं। एक, आपने मान लीजिए किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्पेशली प्लांट खरीदा है, किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्पेशली प्लांट खरीदा है, मतलब एक प्लांट है जो सिर्फ इसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज किया जाएगा। एक मान लो आपके पास ऐसा प्लांट है जो आपने खरीदा हुआ है लेकिन वो किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं है, कभी इस कॉन्ट्रैक्ट पे आप प्लांट यूज कर लेते हो, कभी उसी मशीन को दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे, उसी मशीन को तीसरे कॉन्ट्रैक्ट पे, और ये भी हो सकता है कि आपने प्लांट को रेंट पे लिया हो। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी। तो अगर आपने प्लांट किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए खरीदा है तो भाई साहब यहां स्पेशल ट्रीटमेंट है, आपको यहां पर प्लांट की कॉस्ट लिखनी है। प्लांट की कॉस्ट हम नॉर्मली नॉमिनल अकाउंट में डेप्रिसिएशन लिखते हैं, हम एसेट की कॉस्ट नहीं लिखते, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, कॉस्टिंग है, ये स्पेशल पॉइंट है। जब भी कोई प्लांट स्पेशल पर्पस के लिए परचेज किया गया हो तो वहां आपको डेप्रिसिएशन नहीं, उस प्लांट की कॉस्ट लिखनी है, और प्लांट की जितनी वैल्यू बच जाएगी एट द एंड ईयर वो यहां लिखनी है। बात एक ही है, लिखा आपने डेप्रिसिएशन नहीं है लेकिन घुमा के लिखना है, प्लांट की बची हुई वैल्यू यहां लिखनी है और प्लांट की ओरिजिनल कॉस्ट यहां लिखनी है।
मान लीजिए कोई ऐसा प्लांट है जो आप जगह जगह यूज करते हो, हर कॉन्ट्रैक्ट में यूज करते हो, तो आपको खाली प्लांट का डेप्रिसिएशन लिखना है। और मान लीजिए अगर आपने रेंट पे लिया हुआ है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको रेंट लिखना है पूरा पूरा, फिर तो आपको रेंट लिखना है, जितना जितना रेंट आपने जहां जहां यूज किया उतना उतना लिखना है। तो भाई साहब मेन प्लांट के अंदर है, अगर आपने प्लांट को स्पेशल पर्पज के लिए परचेज किया है फिर तो आएगा प्लांट की कॉस्ट, फिर तो प्लांट की कॉस्ट आएगी। अगर आपने प्लांट को मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज किया है तो प्लांट की डेप्रिसिएशन आएगी, और रेंट के लिए लिया है तो रेंट आएगा। और जब आप प्लांट की कॉस्ट लिखते हैं तो आपको क्रेडिट साइड में प्लांट की बची हुई कॉस्ट भी लिखनी पड़ेगी। आप देखो मैंने क्या पढ़ाया है, देखो देखो, प्लांट परचेज यानी कि प्लांट की कॉस्ट लिखनी पड़ेगी, प्लांट का डेप्रिसिएशन मल्टीपल पर्पज के लिए लिया है, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो प्लांट की डेप्रिसिएशन लिखनी पड़ेगी, या प्लांट जो आपने रेंट पे लिया है उसका रेंट लिखना पड़ेगा, और लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा प्लांट कितना बचा हुआ है। वो कैसे निकलेगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। हाँ जी प्लीज टेल मी, मैं पूछता रहूंगा बार बार पूछता रहूंगा, प्लीज गाइस डोंट माइंड, मैं बार बार पूछता रहूंगा बिकॉज थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस तब आता है जब मुझे आप लोग लिख लेते हो कि हमें क्लियर हो गया। हाँ जी बच्चे कह रहे सर एक बार और बताता हूं। प्लांट अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए लिया है तो आपको डेबिट साइड में उसकी ओरिजिनल कॉस्ट और क्रेडिट साइड में उसकी बची हुई वैल्यू लिखनी है। बची हुई वैल्यू कैसे लिखते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। अगर आपने प्लांट को मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट के लिए लिया है, आप किसी प्लांट को अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज करते हैं, तो भाई जिस कॉन्ट्रैक्ट पर आपने जितना यूज किया है उतनी डेप्रिसिएशन डेबिट साइड में लिखनी है, यहां क्रेडिट साइड में कुछ नहीं लिखना है। अगर हम बोले कि प्लांट को रेंट पे लिया गया है तो जिस प्लांट को जिस कॉन्ट्रैक्ट पे आपने यूज किया है उतने टाइम का रेंट उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाएगा डेबिट साइड पे। हाँ जी प्लीज टेल मी। भैया आइए मैं आगे बढ़ता हूं, मैं परफॉर्मा करवा रहा हूं भाई साहब, आपको सोचो आपको पेपर वाले दिन परफॉर्मा करवा रहा हूं। यहां तक जो अभी कॉस्ट आएगी ना फाइनली उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट, और इसको आप यहां लिख लो कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट, ठीक है, क्योंकि डेबिट साइड में कॉस्ट आएगी। ये अभी कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, यहां आप लिखो वर्क इन प्रोग्रेस, एक वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड और एक कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, ये आपका आएगा नोशनल प्रॉफिट, और इस नोशनल प्रॉफिट को आपने यहां ले जाकर बांटना है, कुछ P&L में और कुछ रिजर्व में। ओके जी, ओके जी, यहां तक हमारा फॉर्मेट हो गया क्लियर। और गाइस मैं आपके सामने करने वाला हूं एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन आप देख लो, आपके सामने है क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। एक क्वेश्चन करते ही आपके मन में सारी कहानी याद आ जाएगी कि हाँ सर हम ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया करते थे, हाँ और हमें आ गया। देखो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इस क्वेश्चन में है 7 लाख रुपए, ठीक है, ये अपना हो गया सीपी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सर मटेरियल जो आपने साइट पर दिया है ये आपका डेबिट हो जाएगा, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर है क्रेडिट हो जाएगा, मटेरियल साइट के एंड में आपके पास पड़ा हुआ है ये भी क्रेडिट हो जाएगा, डायरेक्ट वेजेस डेबिट हो जाएंगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस डेबिट हो जाएगा, प्लांट इंस्टॉल्ड एट कॉस्ट। अब देखो अब आपको माइंड में आएगा सर इस प्लांट को क्या करें भाई, डेप्रिसिएशन लिखें या क्या लिखें। पहली बात इसने लिखा वैल्यू ऑफ प्लांट एट द एंड ऑफ द ईयर, तो भाई साहब इसे डेबिट लिखना है पूरा और इसे क्रेडिट लिखना है। एक्रूड वेजेस इसे आप एक काम करो वेजेस में ऐड कर देना, और एक्रूड एक्सपेंसेस इसे आप एक्सपेंसेस में ऐड कर देना। कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉट सर्टिफाइड, ओके ये वो वर्क इन प्रोग्रेस का हिस्सा हो गया, ये वर्क सर्टिफाइड ये भी वर्क इन प्रोग्रेस का हिस्सा हो गया, और ये कैश रिसीव्ड है, ये फॉर्मूला लगाते हुए काम आएगा। ठीक है मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूं। सर देखो मटेरियल आपके पास है 2 लाख रुपए, तो आप एक काम करो मटेरियल आ गया 2 लाख, भाई ध्यान देना, ध्यान सब एकदम सबके सब ना बिल्कुल फिक्स कर लो माइंड अपना। डायरेक्ट वेजेस सर अपने पास है ये एक 40 और एक्रूड वेजेस है सर 40, तो ये अपना एक 40 प्लस 40 एक 80 आ गया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस पेड 60,000 है और अक्रूड 6,000 है, मैं दिखा भी दूंगा आपको। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 60,000 है और अक्रूड ये रहा 6,000, 60 और 6 हो गया 66,000। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस जो हैं वो आपके रहेंगे 24,500, ये आपका आ गया 24,500। प्लांट की कॉस्ट 80,000 है, आपको दिखा रहा हूँ प्लांट की कॉस्ट ये लिखी सर 80,000, ये रही प्लांट की कॉस्ट, और एंड में 65,000 है, एंड में 65,000 है तो आप यहाँ लिख लो 65,000। सही है सर। मटेरियल जो है वो आपने रिटर्न कर दिया 10,000 का और साइट पे 40,000 का, तो 10 और 40 आ गया सर, ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो बैलेंस आएगा 435, और ये 435,500 यहाँ पे आ गया। और इसके अंदर आपका वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड ये 5,38,000 दिया हुआ है, 5 प्लस 38 ये आपका यहाँ आ गया 538, और कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माइनस करेंगे तो नोशनल प्रॉफिट आ जाएगा 1,02,500 आपका यहाँ आ जाएगा, और इसको आपने बांटना है 1,02,500 को बांटना है। तो भाई साहब पहले मुझे बताओ काम कितने परसेंट हो गया, पहले आप बताओ मुझे काम कितने परसेंट हो गया, ये देखना पड़ेगा आपको। काम कितने, सर मैं बताऊं कितना हो गया, सर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 7 लाख का है और काम हो गया 5 लाख का। भाई 5 लाख है ना वर्क सर्टिफाइड कितना है 5 लाख है ना, तो 7 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, 5 लाख का काम हो गया 71% हो गया, 71%, 5 मतलब 50% से ज्यादा हो गया। तो भाई साहब नोशनल प्रॉफिट का 2/3 करना है, 2/3, और डिवाइड क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे जैसी दुनिया वैसे हमें कॉन्ट्रैक्टी ने पैसे काट के दिए थे ना, तो हम भी काट के लेंगे, जितना कैश रिसीव है वर्क सर्टिफिकेट उतना लेंगे, तो 2/3 इंटू 1,02,500 ऊपर 4 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा,
ठीक है, ये देखो आपके सामने लिखा हुआ है कैश रिसीव्ड 4 लाख और ये लिखा कॉन्ट्रैक्ट जो वर्क सर्टिफाइड है वो 5 लाख है, ये रहा। तो ये आपका आ गया यहाँ पर 54,667 जो है वो आपका P&L में ट्रांसफर हो जाएगा और जो बैलेंस बचेगा वो ऑटोमेटिकली आपका रिजर्व में आ जाएगा। गाइज जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो मुझे, इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर प्लीज। चलो इस क्वेश्चन को आप खुद करना, देखो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया हुआ है, क्वेश्चन का आंसर मैंने दे रखा है, आप कर लेना। अब मैं आपको इस चैप्टर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा और वो चैप्टर है क्वेश्चन है एस्केलेशन क्लोज का। ओ भाई साहब ये पेपर में आया, समझो एस्केलेशन क्लोज। एस्केलेशन क्लोज क्या होता है, कभी कभी जब कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना किसी बिल्डिंग को लेकर, तो कॉन्ट्रैक्टर कहता है देखो ये मैं कॉन्ट्रैक्ट तो कर लूंगा बट एक बड़ी दिक्कत आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट चलेगा 10 साल। बोला हाँ चलेगा। बोला मुझे डाउट है बीच में ना मटेरियल के लेबर के प्राइस भी बढ़ जाएंगे, और वो प्राइसेस थोड़े बहुत बढ़ते तो फिर भी ठीक था, कभी कभी मटेरियल प्राइसेस के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और अगर ज़्यादा बढ़ गए तो मेरे को तो लॉस हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा यार मैं समझता हूँ ये प्रॉब्लम, मैं समझता हूँ, एक काम कर हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जिसके अंदर एक क्लोज लगा लेते हैं, एक क्लोज लगा लेते हैं जिसका नाम रखते हैं एस्केलेशन क्लोज। और इसमें ये लिखा है कि भाई देख अगर मटेरियल और लेबर के प्राइस एक सर्टन परसेंटेज तक बढ़े तब तो देख भाई तू देख लेना खुद ही, लेकिन अगर ये प्राइस एक सर्टन परसेंटेज से भी ज़्यादा बढ़ गए तो फिर मैं भी बियर कर लूंगा, कुछ पैसे मैं बियर कर लूंगा, कुछ तू बियर कर लेना। कॉन्ट्रैक्टर खुश हो गया, बोला मालिक आप कितने अच्छे इंसान हो, ऐसे इंसान की ही हमें जरूरत होती है। वो कह रहा है देखो इन द इवेंट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइसेस, अगर प्राइसेस मटेरियल और वेजेस के बढ़े 5% से ज्यादा, देखो भाई साहब कॉन्ट्रैक्टर भाई साहब बात सुनो, अगर 5% तक प्राइस बढ़े फिर देखो आप बियर कर लेना, 5% तक मत बोलना, लेकिन अगर 5% से बियॉन्ड हुआ तो कॉन्ट्रैक्टी कहता है 50 मैं बियर करूंगा, परसेंट 50 तू कर लेना। भाई बात डन हो गई, बात डन हो गई। और ये फाउंड किया गया कि मटेरियल और वेजेस के रेट जो है वो 25% से बढ़ गए, 25% से बढ़ गए। ओ माय गॉड, 5 तक तो ठीक है, बाकी जो बढ़े उसका क्या, वो आधा आधा शेयर करेंगे कॉन्ट्रैक्टी और कॉन्ट्रैक्टर। बट द क्वेश्चन इज कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्वेश्चन कैसे होगा, आइए आपको दिखाता हूं। मटेरियल परचेज कितने का है, 1 लाख का। देखो 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 मटेरियल परचेज 1 लाख का। एक एक चीज दिखा दूंगा भाई साहब, एक एक चीज। वेजेस पेड आपकी 45,000 पे है और यहां पर कहीं पे देखो आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखी है, नहीं लिखी, तो वेजेस पेड 45,000 आउटस्टैंडिंग लिखी होगी यार, कहीं देख लो यार, ऐसे मत बोलो यार। ये वेजेस एक्रूड आउटस्टैंडिंग, यानी कि वेजेस एक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग, ये 5,000 पे है तो ये भी 5,000 आ गया, ये आ गया 50,000 पे। जनरल एक्सपेंसेस 10,000 पे है, प्लांट परचेज 50,000 पे है। दिखा देता हूँ आपको, जनरल एक्सपेंसेस जो है 10,000 है, प्लांट परचेज 50,000 है और डेप्रिसिएशन प्लांट दे रखे है 5,000 पे। तो आप एक काम करो, उधर 45 लिख दो, एक ही बात है, इधर 45 लिख दो, 50 यहाँ लिखा है, 50 माइनस 5 यहाँ लिख दो, 45,000। ठीक है सर। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका मटेरियल इन हैंड, मटेरियल जो लास्ट में बचा है वो 25,000 रुपये का है, वो 25,000 रुपये आपका यहाँ आ जाएगा जो बचा हुआ रह गया। इसके अलावा आपका वर्क सर्टिफाइड दे रखा है 2 लाख और अनसर्टिफाइड दे रखा है 15,000, तो 2 और 15 यहाँ आ गया, बिल्कुल सही है सर, सारा पॉइंट आ गया। एक रह गया एस्केलेशन क्लोज। यस गाइस, एस्केलेशन क्लोज पहली बात कॉन्ट्रैक्ट की क्रेडिट साइड में आता है, याद रख लेना, और नोशनल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने से पहले आता है। यहां पर कितना अमाउंट आएगा, दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट, मतलब और कितनी इनकम बन जाएगी और कॉन्ट्रैक्टी कितना देगा, कॉन्ट्रैक्टी कितना देगा वो लिखना है बाय कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट। देखो आपका मटेरियल था 1 लाख रुपए का, देख लो आपकी कॉस्ट थी 1 लाख रुपए, सही है, 25,000 रुपए का बचा हुआ था, तो एक्चुअल में आपकी मटेरियल कॉस्ट 75,000 रुपए लगी। 75,000 रुपए जो है ना एक्चुअली में वो बढ़ा हुआ प्राइस है। हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो प्राइस है वो 25% बढ़ गए, इसका मतलब 75,000 अपने आप में 125% है। अगर मैं इसे 25% कर दूं तो इसका मतलब 15,000 पे जो है वो इंक्रीमेंट है। और ये जो 15,000 है ना, 15,000 भाई साहब, इसमें 5% कितना है, अगर 15,000 अपने आप में 25% है तो 5% 3,000 है, तो 3,000 तक तो कॉन्ट्रैक्टर बियर करेगा, बाकी बचे 12,000। ये 12,000 वो है जो 5% से ज्यादा बढ़े हैं, और इसका आधा 6,000 बियर करेगा कॉन्ट्रैक्टी और 6,000 बियर करेगा कॉन्ट्रैक्टर। इसी तरह लेबर की वैल्यू 50,000 है, 50,000 अपने आप में 125 है, बढ़े हुए प्राइस है। अगर मैं बोलूं कितने बड़े हैं, अगर 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यानी कि 25% यानी कि 50 में से 10,000 बढ़ा है। 10,000 अगर अपने आप में बढ़ा है तो इसमें से 5% जो बढ़ा है वो 2,000 है, और बाकी 8,000 जो है वो 5% से एक्स्ट्रा बढ़ा है, और ये 4 बियर करेंगे, 4,000 बियर करेंगे। इसका मतलब 6,000 कॉन्ट्रैक्टी बियर करेगा और इसके 4,000 बियर करेगा, तो कॉन्ट्रैक्टी जो है वो 10,000 बियर करेगा एक्स्ट्रा। तो ये एस्केलेशन क्लॉज में चला जाएगा 10,000 रुपए, ये चला जाएगा 10,000 रुपए। अब आपका आ गया नोशनल प्रॉफिट यहां पर, और जो नोशनल प्रॉफिट है वो आपका 85,000 आता है, ये रहा 85,000, और इसको आपने बांटना है, और बांटने का तरीका आपको ऑलरेडी आता है। आपका वर्क सर्टिफाइड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के कंटेक्स्ट में 40% कंप्लीट हुआ है, यानी कि 25 से ज्यादा, यानी कि 1/3 वाले केस में ये आंसर आएगा। गाइस प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी, आपको यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ।
मैंने आपको एस्केलेशन क्लोज करवा दिया है, मैंने आपको एस्केलेशन क्लोज करवा दिया है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में एस्केलेशन क्लोज के पेपर में आने के पूरे पूरे चांस है। हाँ जी हाँ जी भाई मैंने थोड़ा फास्ट किया है, जिनको दिक्कत आई है ना प्लीज मेरे कहने पर थोड़ा सा यार रिवाइंड करके देख लेना यार, थोड़ा स्पीड रखे। मैं फिर वैसे मैं ओरली बताता हूँ एस्केलेशन क्लास में क्या होता है। जो प्राइसेस बड़े होते हैं ना, जो एक परसेंटेज से ज्यादा बढ़ते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी आपस में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट में बांट लेते हैं। तो जितना कॉन्ट्रैक्टी बियर करेगा उसको हमने क्रेडिट साइड पे लिखना होता है। हाँ जी क्लियर सर। हाँ जी, कॉस्ट कम हुई तो जो एस्केलेशन क्लोज है उसका कोई रोल नहीं रहेगा, उसका कोई रोल नहीं रहेगा। अगर क्लोज में लिखा हो वाइसा वर्सा फिर रोल रहेगा, फिर डेबिट साइड में आ जाएगा। वैसे ऐसा होता नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर हमेशा इसी बात को लेके वरिड होता है कि अगर प्राइसेस बढ़ गए तो क्या होगा। एस्केलेशन क्लोज जनरली प्राइसेस बढ़ने के लिए लगाई जाती है। थैंक यू सो मच। आइए अगला चैप्टर प्रोसेस कॉस्टिंग। यस गाइस, मैं आपको बता दूं, आपको लगेगा लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने आप लोगों को जो है इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर करवा दिया है, मैंने आपको कॉस्ट शीट करवा दिया है, वो भी विद वन प्रैक्टिकल। मैंने आपको इसके बाद जो करवाया था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करवा दिया है, जो कि एक प्रैक्टिकल के साथ करवाया है। और अब मैं आपको करवाने वाला हूं प्रोसेस कॉस्टिंग। यस गाइस, तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द प्रोसेस कॉस्टिंग। कोई बात नहीं वर्षा, कोई बात नहीं, सॉरी वाली कोई बात नहीं है, बस मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि थोड़ा सा मेरे को स्पीड जो है बहुत ज्यादा तेज नहीं कर सकता। सर देखो प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है। प्रोसेस कॉस्टिंग होती है जहां एक ऐसा मेथड ऑफ कॉस्टिंग है, ये उन इंडस्ट्री में लगता है जहां प्रोडक्शन कंटिन्यूस प्रोसेस में होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप लोगों ने सीएमए का कोर्स ज्वाइन किया है, ठीक है, अब मेरे साथ सीएमए वाले बच्चे बैठे हैं। अब आप लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया, पहले आप करते हो सीएमए फाउंडेशन, फिर आप करते हो सीएमए इंटर, और फिर आप करते हो सीएमए फाइनल। तो ये अपने आप में एक प्रोसेस है, ये अपने आप में एक प्रोसेस चल रही है, ठीक है ना। पहले फाउंडेशन करोगे, फिर इंटर करोगे, फिर फाइनल करोगे। आप बताओ, जब आप फाउंडेशन में एंटर करते हो तो आप होते हो रॉ मटेरियल आप होते हो रॉ मटेरियल, और जब फाइनल से बाहर निकलोगे तो आप बन जाओगे फिनिश गुड्स, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, क्या फाउंडेशन को खत्म कर लेने पर, आप अपने आप को सीएमए कह सकते हो? नहीं सर, कैसी बातें करते हो, ऐसा नहीं होता। तो बिल्कुल प्रोसेस कॉस्टिंग में ऐसे होता है, जब तक आप सारी प्रोसेसेस को पार नहीं कर लेंगे तब तक फाइनल आंसर नहीं आएगा, ठीक है। सर क्या आपने फाउंडेशन का हिसाब किताब अलग होता है? हाँ सर, फाउंडेशन के लिए अलग रजिस्ट्रेशन फीस होती है, बिल्कुल सही बात है। फाउंडेशन की कोचिंग का एक्सपेंस अलग होता है, हाँ बिल्कुल सही बात है। फाउंडेशन का जो अदर एक्सपेंस है वो भी अलग रहते हैं। अरे वाह, ऐसे आपने इंटर में किया? हाँ सर, इंटर वाले भी रजिस्ट्रेशन फीस अलग लेते हैं दोबारा, और फिर कोचिंग वगैरह लेते हैं हम लोग, उसकी फीस अलग आती है, अदर एक्सपेंसेस लगाते हैं। अमित सर की यूट्यूब पे क्लासेस देखते हैं, उस पर नेट चार्जेस आते हैं मतलब कुछ तो पे ही कर ही रहे हो ना, मुझे ना से ही नेट वालों को पे कर रहे हो भाई साहब, तो नेट चार्जेस पे करते हो आप। मतलब एक हर प्रोसेस के अपने अलग एक्सपेंस होते हैं, हर प्रोसेस के अलग होते हैं। तो हम बता सकते हैं सीएमए फाइनल में आपकी कॉस्ट कितनी? हाँ सर हम बता देंगे। सीएमए इंटर पे कितने? अरे सर बता देंगे। सीएमए फाइनल पे कितने? बता देंगे सर। बस यही होता है प्रोसेस कॉस्टिंग, यही होता है प्रोसेस कॉस्टिंग। एक ऐसा मेथड ऑफ कॉस्टिंग है, एक ऐसी इंडस्ट्री में होता है जहां प्रोसेस कंटिन्यूस रहती है, ठीक है, और हर प्रोसेस को सेपरेटली बनाया जाता है, और हर प्रोसेस के अलग अलग खर्चे कैलकुलेट रिकॉर्ड किए जाते हैं, और हर प्रोसेस का अलग प्रॉफिट निकाला जाता है। बस ये होता है। क्या एक सिंगल प्रोसेस वाले प्रोसेस को हम प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई कर सकते हैं मेथड? जी नहीं। प्रोसेस कॉस्टिंग का मेथड तभी अप्लाई होगा जब कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा, कम से कम 2 तो होनी ही चाहिए। देखो सर, जब आपने प्रोसेस 1 में आते हो तो आप अपना इनपुट करते हो रॉ मटेरियल से बनता है आउटपुट, पर ये आउटपुट है, फिनिश गुड्स नहीं है। इसके एक्सपेंसेस, इस प्रोसेस के एक्सपेंसेस पूरे अलग होते हैं, आपको अलग निकालने होते हैं। फिर ये आउटपुट आपका बन जाता है इनपुट। यस, जब आप इंटर में जाओगे तो आप फाउंडेशन से होके तो जाओगे या बीकॉम से होके जाओगे, ये मान लो, तो यहाँ पे आपका आउटपुट बनेगा और एक्सपेंसेस अलग होंगे। फिर आपका इनपुट आ जाएगा, फिनिश गुड्स बन जाएगा, और ये आपके एक्सपेंसेस होंगे। प्रोसेस अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरी प्रोसेस, ठीक है जी। टॉपिक्स टू बी कवर्ड अंडर दिस चैप्टर। मैं इस चैप्टर के अंदर 2 टॉपिक करूंगा जो सबसे बड़े हैं। नंबर 1 नॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल गेन, और इनकी प्रैक्टिकल कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। यस गाइस, और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के मैं 2 क्वेश्चन भी करवाऊंगा, और इसके भी मैं 1 क्वेश्चन करवाऊंगा, 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, और ये बड़े बड़े जो कंसेप्ट है वो आपको कवर करूंगा। यकीन मानो प्रोसेस कॉस्टिंग में इनमें से 1 क्वेश्चन आपको आया ही मिलेगा। पर प्लीज मुझे अब तक ये बताओ क्या आपको यहां तक क्लियर हो गया? क्या आपको यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मजा आ गया। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस। मेरी बात सुनो पहले, नॉर्मल लॉस क्या होता है? मैं सिंपल एग्जांपल दूंगा भाई साहब, नॉर्मल लॉस की, एबनॉर्मल लॉस की और एबनॉर्मल गेन की। सिंपल,
भाई जिस लॉस का आपको बिगिनिंग में पता होता है कि होके रहेगा, जिस लॉस का आपको बिगिनिंग में पता है वो होके रहेगा, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अब वो तो आपका नॉर्मल लॉस है। मतलब नॉर्मल लॉस वो है जो आपको इन एडवांस पता है। सर एग्जांपल दो ना। एग्जांपल बड़ी सिंपल है सर। देखो जब मैं पढ़ने बैठता हूँ ना, मैं बोलता हूँ आज मैं रात को 4 घंटे पढ़ूंगा, मैं 8 बजे बैठूंगा और मैं 12 बजे तक पढ़ूंगा, तो मेरी 4 घंटे पढ़ाई हो जाएगी। मेरे घर वाले कहते हैं वाह भाई वाह, आज तुम 4 घंटे पढ़ोगे, चलो 8 बज गए बैठ जाओ। मैं 8 बजे बैठ गया। मैंने कहा वैसे मैं बता दूं मैं 12 बजे तक पढ़ूंगा, लेकिन मेरी पढ़ाई 3 घंटे ही हो पाएगी या 3.5 घंटे ही हो पाएगी। बोले क्यों भाई, जब तुम 8 से 12 पढ़ रहे हो तो 8 से 12 में 4 घंटे बनते हैं, तो 3.5 घंटे क्यों बनेंगे। मैंने आधा घंटा खराब हो ही जाता है। बोले भाई कैसे खराब होता है। मैं भाई तुम मुझे नहीं जानते, मैं खराब कर ही देता हूँ मैं आधा घंटा खराब कर ही देता हूँ, ये खराब हुए बगैर रहता नहीं मुझसे, ये तो होकर रहेगा खराब। मैं 4 घंटे के लिए बैठूंगा जरूर, लेकिन मैं पढ़ूंगा 3 घंटे ही या 3.5 घंटे या आधा घंटा, तो मेरा खराब होकर रहेगा। इसको कहते हैं नॉर्मल लॉस। इसको कहते हैं नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस क्या होता है। अब नॉर्मल लॉस होता है कि मुझे पता है मैं 3.5 घंटे पढ़ लूंगा, लेकिन भाई साहब हुआ क्या, मैं बैठा 4 घंटे पढ़ने के लिए, लेकिन मैं तो पढ़ा 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे ही पढ़ाई हुई। मतलब यार ये तो कमाल होगी, 3.5 घंटे तो पढ़ना चाहिए था आपको। तो 1.5 घंटा जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ उसे कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। यानी कि मैं फेस टू फेस में पूछ लेता हूँ नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस में क्या फर्क होता है। कह रहे सर नॉर्मल लॉस वो होता है जो जनरली होता है, एबनॉर्मल वो होता है जो कोई आग लग जाए, कोई बड़ा लॉस हो जाए, तूफान आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए। हमें मैंने कहा बात सुन, लॉस कोई भी हो, चाहे नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो, दोनों लॉस की नेचर सेम होती है भाई साहब। बस अगर जितना सोचा उतना हो तो उसे नॉर्मल कहते हैं, जितना सोचा उससे ज्यादा हो तो उसे एबनॉर्मल कहते हैं। लॉस में कोई डिफरेंस नहीं होता नॉर्मल एबनॉर्मल में, सिर्फ परसेंटेज का डिफरेंस होता है। जितना सोचा उतना हुआ तो नॉर्मल, और जितना सोचा उससे ज्यादा हुआ तो एबनॉर्मल। जैसे मान लीजिए मैंने सोचा है कि मैं एक मटेरियल बनाऊंगा, मैं कुछ बनाऊंगा जिसमें मेरा 10% खराब हो जाएगा, ये मेरा नॉर्मल लॉस है। लेकिन खराब हुआ 20%, तो मेरा एक्स्ट्रा 10 जो है वो नॉर्मल लॉस है। लेकिन मान लो खराब हुआ सिर्फ 5%, ओ माय गॉड, मतलब मैंने 10 तो सोचा ही था खराब होगा ही होगा, लेकिन फिर भी 5 ही हुआ, तो जो 5 एक्स्ट्रा बच गया मेरा, इसे कहते हैं एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन कुछ नहीं होता, एबनॉर्मल गेन होता है नॉर्मल लॉस का ना होना। नॉर्मल लॉस का ना होना एबनॉर्मल गेन होता है। वो एक हमारे सीए जो है, सीए इंडस्ट्री है, वहाँ एक सर हैं जिनका नाम है संजय अग्रवाल, बहुत ही मतलब बड़े सर हैं। वो ये कहते हैं कि पैसे का ना जाना भी पैसे का आना होता है। भाई पैसे का ना जाना भी पैसे का आना होता है, मतलब ये उनका ट्रेडमार्क बोलते हैं हम तो, क्योंकि उन्हीं से देखा हुआ है बोलते हुए। तो पैसे का ना जाना भी पैसे का आना होता है। तो मैं कहता हूँ नॉर्मल लॉस का ना होना एबनॉर्मल गेन होता है, नॉर्मल लॉस का ना होना एबनॉर्मल गेन होता है। हाँ जी, तो मैंने बता दिया नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। गाइस नॉर्मल लॉस क्या होता है, एंटिसिपेटेड और एक्सपेक्टेड इन एडवांस। अगर आपने एडवांस में लॉस विच इज एस्टिमेटेड इन एडवांस ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। लॉस विच नॉर्मली कैन नॉट बी अवॉइडेड, लॉस विच इज एक्सपेक्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। इसका ट्रीटमेंट क्या है वो आपको क्वेश्चन के साथ कराऊंगा। अब नॉर्मल कौन सा होता है, ओवर एंड अबव द नॉर्मल लॉस। आपका एक्चुअल लॉस 15 है, नॉर्मल आपको था 10, तो 5 हो जाएगा अब नॉर्मल लॉस। ये आपको हमेशा एंड ऑफ द पीरियड पता लगेगा। ऑफ कोर्स यार साल के एंड में पता लगेगा। अब नॉर्मल गेन भी आपको साल के एंड में पता लगेगा। आपका एक्चुअल लॉस है 8, आपको लगा 10 होगा ही होगा। भाई 10 का ना होना भी, 10 में से 2 का ना होना भी अब नॉर्मल गेन है। तो लॉस, नॉर्मल लॉस का ना होना अब नॉर्मल गेन होता है, अब नॉर्मल गेन होता है। हाँ जी, एक क्वेश्चन आपके सामने दिखा रहा हूं और इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। प्लीज गाइस, प्लीज इसको ध्यान से देख लो। एक क्वेश्चन कर लेना, बस एक क्वेश्चन अगर आपने कर लिया ना, तो आपको मान लो ये नॉर्मल अब नॉर्मल ऐसी की तैसी सब आ जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्लीज टेल मी, आपको यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। भाई मैं बीच बीच में पूछता रहूंगा, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बीच बीच में बोलता रहूंगा, साफ बोल रहा हूं। ए प्रोडक्ट पासिस थ्रू 3 प्रोसेसेस ए बी एंड सी। ध्यान देना, द नॉर्मल वेस्टेज ऑफ, पहले सुनो नॉर्मल वेस्टेज। ए का लॉस कितना है, नॉर्मल लॉस 3%, ध्यान देना। बी का लॉस कितना है 5%, सी का कितना है 8%। ठीक है सर। अब देखो ए प्रोसेस ए बनाएंगे पहले। सन्ड्री मटेरियल 1000, लेबर 5000, डायरेक्ट एक्सपेंसिस 1050। ये रहा सन्ड्री मटेरियल 1000, ये रहा 1000, लेबर 5000, ये रहा, और डायरेक्ट एक्सपेंसिस 1050। ठीक है, यहां लिखा हुआ है 10,000 यूनिट्स वर इंट्रोड्यूस टू प्रोसेस ए इन द बिगिनिंग ऑफ द अक्टूबर 2008 एट ए कॉस्ट ऑफ रुपी पर वन पर यूनिट। 10,000 यूनिट हमने इंट्रोड्यूस किए हैं और 10,000 रुपये कॉस्ट आ जाएगी उसकी। ठीक है, यहां तक आ गया आपका पॉइंट, यहां तक आ गया आपका। हाँ सर यहां तक तो आ गया। आगे बताओ सर, पहले यूनिट में आपका नॉर्मल लॉस कितने परसेंट हुआ है, 3%। तो आप बताओ, आपने 10,000 लगाए हैं, 10,000 का 3% हो गया 300 रुपये, 10,000 का 3% हो गया 300। और ये हमेशा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है, नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल लॉस दोनों।
क्रेडिट साइड पे 300 आ गया। अब यहां पर सामने अमाउंट कितना आएगा, सामने अमाउंट आएगा रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। रियलाइजेबल वैल्यू मतलब इसको लिखा रिकॉर्ड किया जाता है रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। आपका 3% का लॉस हुआ यानी कि 300 रुपए का, और यहां लिखा है एक एक जो यूनिट है प्रोसेस ए की वो सोल्ड होती है 25 पैसे। 25 पैसे मतलब अगर मैं इसको 0.25 पैसे से करूंगा ना तो ये 75 रुपए आ जाएगा, तो ये आपका 75 रुपए यहां पे आ गया। ठीक है, आगे वो कह रहा है जो यूनिट ए का एक्चुअल आउटपुट है ना वो 9500 है। ठीक है, यानी कि आप जो आगे भेज रहे हो वो 9500 है। तो 10,000 आपने लगाए थे, 9500 आपका आगे जा रहा है, नेक्स्ट प्रोसेस में जा रहा है, 300 आपके यहाँ पे वेस्ट हो गए, तो 1000 में से 9800 गए, अभी 2000 का लॉस, 200 रुपए का लॉस और हुआ है, 200 यूनिट का लॉस, वो है अबनॉर्मल लॉस, वो है अबनॉर्मल लॉस। लेकिन अबनॉर्मल लॉस किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा, बस यही क्वेश्चन है। सुनो, नॉर्मल लॉस किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा, नॉर्मल लॉस होगा सर रियलाइजेबल वैल्यू, रियलाइजेबल जिस वैल्यू पे आपने सेल किया ना उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। लेकिन अबनॉर्मल लॉस के लिए आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे, सुनो सुनो, आप कैसे निकालोगे, आप ऐसे निकालोगे, ऊपर लिखोगे आप सारे खर्चे 10,000, 1,000, 5,000, 1,050 लिख दिया, और इसमें से ये नॉर्मल लॉस की रियलाइजेबल वैल्यू माइनस कर देना। ठीक है, कर दिया, और डिवाइडेड बाय यूनिट्स करने होते हैं। डिवाइडेड बाय में 10,000 माइनस 300 मतलब सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस माइनस करने ऊपर से, और जो यूनिट्स रिड्यूस हुए हैं वो माइनस करने नीचे से, तो आपका 1.75 आएगा। इसी 1.75 से आपको अबनॉर्मल लॉस की वैल्यू लिखनी है, और इसी 1.7 से आपको फाइनल आउटपुट की वैल्यू लिखनी है। आपका बन गया प्रोसेस ए। गाइस, आपका बन गया है प्रोसेस ए, मैंने बना दिया है आपको प्रोसेस ए। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैंने आपको प्रोसेस ए बना दिया है यहां पर। अब मैं प्रोसेस बी की बात करूंगा, प्रोसेस बी की। जब मैं प्रोसेस बी की बात करता हूं ना सर, प्रोसेस बी की ध्यान देना, ये 9500 है, कैसे आया सर, ये 9500 रहा और ये 16,625 रहा। ठीक है, तो ये मेरा आ गया 16,625। अब ये क्या है, 1500, 8,000 और 1188, ये आपको क्वेश्चन में दिखाई दे जाएगा, ध्यान दो मेरे साथ। 1500, 8,000 और 1188 ये आ गया। ठीक है सर, अब आपका प्रोसेस बी का लॉस कितना है, 5%। जब मैं प्रोसेस बी में जाता हूं तो 5% लॉस है। 5% का मतलब हो गया 9500 का 5% 475। इसको हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे, रियलाइजेबल सेल वैल्यू पर। सेल वैल्यू कितनी है सर, सेल वैल्यू इसकी है 50 पैसे। 50 पैसे, जब 50 पैसे करेंगे तो आपका आएगा इसका आधा 238। ठीक है, अब नॉर्मल लॉस कुछ हुआ है, देखना पड़ेगा। अब नॉर्मल लॉस का तो आपका प्रोसेस बी में जा रहा है 9100 जा रहा है, तो आपका 9100 ये दोनों हो गया 9575, जबकि आपके पास थे 9500। ओ माय गॉड, आपको लॉस हुआ ही नहीं, बल्कि आपका कम हुआ लॉस। तो कम लॉस, नॉर्मल लॉस का ना होना एबनॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस का ना होना अबनॉर्मल गेन है, अबनॉर्मल गेन है। तो यहां 75 आएगा, ये अबनॉर्मल गेन आएगा। इसकी वैल्यू ये कितनी आएगी, ये बिल्कुल वैसे निकालनी है जैसे नॉर्मल लॉस की निकाली थी। कैसे, सारे खर्चे ऊपर लिखने हैं, ये लिख लिया आपने, नॉर्मल लॉस माइनस करना है, ये कर लिया, नीचे यूनिट लिखने हैं, ये लिख लिया, और अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू माइनस करनी है, ये कर दिया। यहाँ मिस्टेक, सॉरी, नॉर्मल लॉस के यूनिट माइनस करने हैं, ये कर दिया। ये 3 आ गया, ये 3 रुपए के हिसाब से वैल्यू आ गई, और ये भी 3 रुपए के हिसाब से वैल्यू आ गई आपकी। तो मैंने आपको निकाल दिया है प्रोसेस बी अकाउंट। मैंने आपको नॉर्मल लॉस भी सिखा दिया, मैंने अब नॉर्मल लॉस भी सिखा दिया। तीसरा पॉइंट, सॉरी, अब नॉर्मल गेन भी सिखा दिया। तीसरे में फिर वो 9100 में आगे चला गया। ये तीनों वही है जो क्वेश्चन में दिए होते हैं खर्चा, देख लो आप, आपके सामने है। ये रे 56500 2009, 56500 2009। ठीक है, अब नॉर्मल लॉस कितना है, नॉर्मल लॉस सर आपका आएगा यहाँ पर 8% आएगा। तो आपको जो है वो इस 9100 का 8 करना है, 728, और इसकी रियलाइजेबल वैल्यू जो वो 1 रुपया है, 728 आ जाएगा। एबनॉर्मल लॉस निकालने से पहले आप देखो आपने नेक्स्ट यूनिट में कितने भेजे हैं सर, नेक्स्ट यूनिट में आपने 8100 भेजे हैं। अगर आपने 8100 भेजे हैं तो 81 और 728 हो गया 88, जबकि यहाँ पे 91 है, तो 200 कुछ कम रह गए, वो अब नॉर्मल लॉस है, और उसको वैल्यू बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे। ऊपर सारे खर्चे माइनस नॉर्मल लॉस की वैल्यू, और नीचे यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस के यूनिट्स। 425 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे और 425 को ही यहीं से मल्टीप्लाई करेंगे, और आपका प्रोसेस सी अकाउंट आ जाएगा। प्लीज टेल मी गाइस, आपको यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ जी। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की बात करते हैं फटाफट। सर, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या होता है, जहां पर ना वर्क जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब प्रोसेस ए जो है उसमें जो फाइनल काम हुआ वो भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें वर्क इन प्रोग्रेस रह गया। देखो मैं समझाता हूं, ए प्रोडक्ट पासिस थ्रू टू प्रोसेसेस ए एंड बी। आप प्लीज क्वेश्चन देखते ना कैसे करना होता है, आपको पहले आता है, मैं तो रिवीजन करवा रहा हूं यार आज। आपने प्रोसेस ए में इंट्रोड्यूस किए 2000 यूनिट, वैल्यू 5800 रुपए, तो ये आपका आ गया 2800। हाँ सर, ये तो हमें आता है, इसमें क्या बात है। अच्छा ठीक है, आपने लेबर में खर्च किया 33 एंड 1670 ओवरहेड में। हाँ तो ठीक है, 3340 आ गया, और ओवरहेड में 1440 आ गया। हाँ सर, ये भी सही है।
एडिशनल मटेरियल अपने इंट्रोड्यूस किया 1440, ये एडिशनल मटेरियल हो गया और ये लेबर ओवरहेड हो गया। ठीक है, यहां तक के सारे पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। सर यहां लिखा है 1400 कंप्लीट यूनिट वर प्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस ए एंड ट्रांसफर टू बी। अच्छा, ये भी सही है, आपने जो नेक्स्ट प्रोसेस में भेजे वो 1400 भेजे हैं, ठीक है। आपके इनकम्प्लीट यूनिट 460 है। बस ये प्रॉब्लम है, जब आपको लिखा होगा ना इनकम्प्लीट यूनिट यानी कि क्लोजिंग WIP 460 है, इसका मतलब आपको क्वेश्चन जो है वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से करना है, और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को क्वेश्चन करने का बिल्कुल तरीका अलग है, बिल्कुल तरीका अलग है, ठीक है। यहां पर आपको लिखा है यूनिट स्क्रैप 140 है, यानी कि आपका जो लॉस है वो 140 है, 140, इसमें 5% नॉर्मल है। आपके टोटल प्रोसेस थे 2000 यूनिट, 2000 थे, इसका 5% बनता है 100, टोटल 140 है, इसका मतलब नॉर्मल लॉस 100 है और 40 जो है वो आपका एबनॉर्मल लॉस है। तो यहां पर नॉर्मल लॉस आपका 100 लिखा हुआ है और एबनॉर्मल लॉस 40 लिखा हुआ है। देखो सब कुछ पता लग गया अपने को। क्वेश्चन क्या है, अब इनकी वैल्यू क्या आएगी? बच्चा कहता है जी वैसे निकाल देते हैं जैसे पहले क्वेश्चन में की थी। मैंने कैसे कह रहा, इस 40 की वैल्यू निकालनी है तो निकाल देते हैं, इन सब का टोटल ऊपर कर देते हैं, -100 रुपए और 2000 माइनस 100। मैं कह नहीं, ये गलत जवाब है। क्या उस टाइम इनकम्प्लीट थे? नहीं, जब इनकम्प्लीट है तो आप अबनॉर्मल लॉस की वैल्यू वैसे नहीं निकाल सकते। हाँ, नॉर्मल लॉस की रियलाइजेबल वैल्यू वैसे लिखोगे, लेकिन अबनॉर्मल लॉस की वैल्यू वैसे नहीं निकलेगी। इस बार आपको अबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालने के लिए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। वो कैसे? आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ठीक है सर, बना देंगे। कैसे करना होगा सर? इसमें पहले आपको ये इसको टेबल को 2 पार्ट में बांट करो। आप ये आधी इधर बांट लो और आधी इधर बांट लो। ठीक है सर। इधर लिखना होता है यूनिट्स इन, यूनिट्स आउट। यूनिट्स इन में आपने 2000 लगाए और यूनिट्स आउट में आपने पूरी स्टेटमेंट लिख देनी है। कैसे? नॉर्मल लॉस 100 रुपए का, अब नॉर्मल लॉस 40 रुपए का, यूनिट्स कंप्लीट 1400 और क्लोजिंग स्टॉक 460। मैं आपको दिखा दूं, आपने यही लिखा है 100, 40, 1400, 460, 100, 40, 1400, 460। हाँ बिल्कुल सही है सर। अब आप एक काम करो, 3 बांट लो, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। ठीक है, अब मटेरियल में आपने परसेंटेज क्वांटिटी, परसेंटेज क्वांटिटी, परसेंटेज क्वांटिटी। ठीक है सर। अब सबसे पहले नॉर्मल लॉस के सामने आपने कुछ नहीं लिखना, ये याद कर लो। नॉर्मल क्यों नहीं लिखना होता है, इसके बिल्कुल लॉजिक है, बिल्कुल लॉजिक है, लेकिन मैं अब लॉजिक नहीं दे सकता, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपको लॉजिक 100% दे देता क्या होता है नॉर्मल लॉस, हम क्यों नहीं लिखते यहाँ पे। एबनॉर्मल लॉस में अगर परसेंटेज लिखी हो एबनॉर्मल लॉस की फिर तो ठीक है, वरना हमेशा 100 लेनी है। 100%, 100%, 100%। लॉजिक नहीं दूंगा क्योंकि अब टाइम नहीं है। मैं ये मान रहा हूं आपको आता है और मैं रिवाइज करवा रहा हूं, तो आपको पूरा स्टेटमेंट टेबल सब याद आ रहा है बस। तो ये आ गया 40, 40, 40, 40। ठीक है, ये 40, 40 आ गया। यूनिट्स कंप्लीट हमेशा 100 होता है। अब यूनिट्स कंप्लीट का मतलब आपने पूरा 100 लगा दिया काम, तो 1400, 1400, 1400 आ गया। क्लोजिंग WIP जो है ना, इसमें आपको क्या करना है, जितने यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं उतने % लगाना है। मतलब मटेरियल 75% कंप्लीट कर चुके हो, लेबर 50 और ओवरहेड 50, तो 75, 50, 50। ये रहा 75, 50, 50। ये आपका आंसर आ गया 1785, 1617, 1670। देखना बिल्कुल क्वेश्चन वही वाला है, करने का तरीका अलग है। अब आपको एक नई, इसमें 3 स्टेटमेंट बनानी है अलग से। एक तो ये बनाई आपने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की, दूसरी है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। ये कैसे निकालेंगे आप? मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट अलग निकालनी है, लेबर की कॉस्ट पर यूनिट अलग निकालनी है, ओवरहेड की अलग। आप बताओ आपका मटेरियल है कितना? सर आपका मटेरियल हमारा सर 5800 रुपये था और 1440 रुपये था सर। हाँ, तो ये आपका 2 मटेरियल है और ये आपका लॉस हो गया, नॉर्मल लॉस। ये आप मटेरियल में से माइनस कर दोगे। ठीक है, माइनस हो गया, ये आ गया 7140। इसको डिवाइड करना है उससे जो आपने इस स्टेटमेंट में निकाला है 1785। 1785 से डिवाइड करना है। आपका यूनिट कॉस्ट आ गया 4 रुपए पर यूनिट। यूनिट कॉस्ट आ गया ₹4 पर यूनिट। लेबर की अगर बात करें तो लेबर आपका यहां पर है कॉस्ट 3340, आपको 3340 लिखना है और डिवाइड करना है उस अमाउंट से जो आपने यहां निकाला है 1617। तो आप यहां पर 1670 से डिवाइड करेंगे, ₹2 आ जाएगा। इसी तरह ये 1 आ जाएगा। अब ये काम क्या आएंगे सर? अब वही काम आएंगे जहां पर आपको वैल्यू निकालनी है। कैसे सर? एबनॉर्मल लॉस, मटेरियल कितना है 40, लेबर कितना है 40, ओवरहेड कितना है 40। सर ये कैसे निकाला आपने? मैं आपको दिखाता हूं। ये रहा मटेरियल 40, लेबर 40, ओवरहेड 40। इनकी वैल्यू कितनी आएगी सर? कॉस्ट पर यूनिट जो आपने अभी भी निकाली है 421। तो 421 से मल्टीप्लाई करेंगे 160, 80, 40, 280 आ गया। अब आ गया ये आपका आंसर आ गया 280। तो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू ऐसे निकलेगी। प्रोसेस बी की वैल्यू निकाल दो 1400, तो 1400 तो तीनों में कंप्लीट था। 1400, 1400, 1400, वैल्यू कितनी है 421 आ गया 9800। ये वैल्यू आ गया आपकी 9800। अब क्लोजिंग WIP कैसे निकलेगी? क्लोजिंग WIP 460 था,
ये जो क्लोजिंग WIP 460 था, ये 460 को आपने कैसे बनाया, ये आपने बनाया था, अगर आप जाएंगे वापस उसके अंदर तो ये रहा, ये 460 आपका 345 मटेरियल कंटेक्स्ट में कंप्लीट था, 230 लेबर कंटेक्स्ट में और 230 ओवरहेड कंटेक्स्ट में। तो ये वही आएगा आपका आंसर, 345 230 और यूनिट कॉस्ट 421 है, 2070 आ जाएगा और 2070। और अगर ये आंसर आपस में मैच कर जाए, अगर ये मैच कर जाए तो आपका क्वेश्चन सर करेक्ट है, आपका क्वेश्चन करेक्ट है। तो ये था आपका इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अगर आपने पहले किया हुआ है तो आपको डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और मैंने दे रखा है, ये आप खुद करना प्लीज, आपको रिवाइज हो जाएगा सारा इसके अंदर। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेटिंग कॉस्ट सर्विस कॉस्टिंग। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एंड सर्विस कॉस्टिंग। यस गाइस, ये मैं करवाने वाला हूं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एंड सर्विस कॉस्टिंग। पर एक बार बताओ, प्रोसेस कॉस्टिंग क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या है? देखो, जो हमारी इंडस्ट्री है वो दो हिस्सों में बटी हुई है। एक वो जो गुड्स में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और गुड्स की सेलिंग करते हैं, जैसे मार्कर, पेन, लैपटॉप एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पर हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकालनी होती है और एक रीजनेबल प्रॉफिट जोड़ने के बाद हम अपना सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं। लेकिन एक इंडस्ट्री और भी है जो बिजनेस करती है प्रोवाइडिंग सर्विसेज, जैसे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, सिनेमा हॉल, कोचिंग सेंटर। ये लोग कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करते, मैन्युफैक्चर नहीं करते, ये लोग अपनी सर्विसेज देते हैं। लेकिन इनको भी अपनी सर्विसेज को फाइंड आउट करना होता है और एक रीजनेबल प्रॉफिट जोड़ने के बाद इन्हें सेल करना होता है, राइट। तो इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं वो इंडस्ट्री जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो लोग जो बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करने में लगते हैं, ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइड करने में बहुत सारी इंडस्ट्री है, जैसे ट्रांसपोर्ट है, होटल है, हॉस्पिटल्स है और नर्सिंग होम है या कोचिंग सेंटर्स है इवन। लेकिन हम इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम में आता है वो होता है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। करने सारे आपको, अगर आपने पढ़ रखे होंगे सारे, आपको सारे पढ़ के जाने हैं, लेकिन मैं आपको ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री समझाऊंगा क्योंकि सबसे ज्यादा मेजर यही है। मैं बोलूंगा इस चैप्टर के अंदर 80% जो काम है वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का है और 20% बाकी सबका मिला जुला कर है। तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की बात करेंगे। यहां पर एक्सपेंसेस को कैसे डील करते हैं? एक्सपेंसेस को दो तरीके से डील करते हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, स्टैंडिंग एक्सपेंसेस या वेरिएबल एक्सपेंसेस, रनिंग एक्सपेंसेस। मैं एक सिंपल बात बोलूं, देखिए मान लीजिए अगर आपके एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो आपकी जो गाड़ी है उसके चलने पर डिपेंड नहीं करते, आपके चलने पर आप गाड़ी चलाओ नहीं चलाओ वो खर्चे होके रहेंगे, उसे कहते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस। जैसे अगर आपने कोई ड्राइवर रखा है तो भाई साहब आप गाड़ी चलाओ ना चलाओ, ड्राइवर तो सैलरी लेके रहेगा, ड्राइवर तो आपकी सैलरी लेके रहेगा। अगर आपने कोई गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हो तो इंश्योरेंस प्रीमियम तो जाके रहेगा, गाड़ी का पोल्यूशन करवाते हैं, पोल्यूशन सर्टिफिकेट के पैसे तो लग के रहेंगे। ऐसे खर्चों को हम फिक्स्ड एक्सपेंस कहते हैं या स्टैंडिंग चार्जेस कहते हैं। वेरिएबल कौन से होते हैं? जो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि गाड़ी कितनी चली, गाड़ी चली तो खर्चा हुआ, गाड़ी चली तो खर्चा हुआ। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है पेट्रोल। भाई साहब पेट्रोल का खर्चा हमारा गाड़ी के चलने से डायरेक्टली कनेक्टेड है। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, CNG हो गया या रिपेयर हो गया या मेंटेनेंस हो गया। जितनी ज़्यादा चलेगी उतनी ज़्यादा रिपेयर मांगेगी, जितना कम चलेगी उतना कम रिपेयर मांगेगी। हाँ जी, इसमें एक खर्चा होता है डेप्रिसिएशन, बड़ा कंफ्यूजिंग खर्चा होता है भाई साहब। डेप्रिसिएशन को क्या माने, फिक्स माने या वेरिएबल माने, इसके ऊपर बहस करने लग जाओ ना भाई साहब, कम से कम 2 घंटे लगा दूंगा आपके साथ। डेप्रिसिएशन की बात क्लियर नहीं हो पाएगी, इतने सारे मुद्दे हैं डेप्रिसिएशन के ऊपर। मैं डेप्रिसिएशन को फिक्स भी साबित कर दूंगा, मैं डेप्रिसिएशन को वेरिएबल भी साबित कर दूंगा, डेप्रिसिएशन को सेमी वेरिएबल भी साबित कर दूंगा, हर तरीके से साबित कर दूंगा। क्योंकि डेप्रिसिएशन एक ऐसी चीज है जो गाड़ी के चलने पर भी डिपेंड करती है और टाइम के बीत जाने पर भी डिपेंड करती है, सब चीजों पर डिपेंड करती है। लेकिन अब भाई पेपर है तो क्या करें, पेपर में आप क्या मानो, इसे फिक्स मानो। अगर क्वेश्चन में इकोनॉमिक लाइफ गाड़ी की नंबर ऑफ ईयर्स में दे रखी है, अगर ये लिखा है आपने एक बस खरीदी जो 5 साल चलेगी, तो भाई साहब पर साल 2 लाख का खर्चा है, पर ईयर 2 लाख का, इसे फिक्स्ड कॉस्ट बोलेंगे। अगर आप पेपर में ये लिखा है कि आपने गाड़ी खरीदी, बस खरीदी 10 लाख की जो 1 लाख किलोमीटर चलेगी, तो भाई साहब पर किलोमीटर के हिसाब से पैसे निकलेंगे, तो इसे रनिंग कॉस्ट कहते हैं। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में 3 तरह से काम होता है, पर किलोमीटर, पर पैसेंजर, पर किलोमीटर। पर किलोमीटर क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने टैक्सी करी, अगर आपने ओला ऊबर करी, भाई साहब आप उसमें 1 लोग बैठो, 2 लोग बैठो, 3 बैठो, हाँ ऑफ कोर्स एक लिमिट है, ये नहीं कि 10-15 घुस जाओ एक गाड़ी के अंदर, हाँ 2-3 लोग तक की लिमिट होती है। आपसे वो 1 किलोमीटर के पैसे लेता है, बोलता भाई साहब जितने किलोमीटर आप ट्रैवल करेंगे मैं उसके हिसाब से पैसे लूंगा। पर पैसेंजर क्या होता है? जैसे स्कूल बस है,
अब बच्चे का स्कूल भले ही पास में हो या दूर हो, वो पर स्टूडेंट पर चाइल्ड पैसे लेता है। जैसे आपने मान लीजिए रेलगाड़ी में अगर जम्मू जाना है, माता रानी के जाना है, या किसी अच्छी जगह जाना है, कहीं भी जाना है, तो वहाँ पर आपसे पर पैसेंजर पैसे लिए जाते हैं। भले ही वो मतलब सिंपल पर पैसेंजर होता है, उसके अंदर जो बड़े मतलब दूर के होते हैं, जैसे दिल्ली टू चंडीगढ़, अगर आपको चंडीगढ़ जाना है तो वो सेम पैसे लगते हैं। पर पैसेंजर पर किलोमीटर जो लोकल बस होती है, लोकल डीटीसी, दिल्ली ट्रैवल, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कंपनी, मेट्रो, ये जो होते हैं पर पैसेंजर पर किलोमीटर। भाई साहब एक आदमी से पैसे लेते हैं और पूछते हैं कितनी दूर जाना है, 2 स्टॉप पे जाना है इतने पैसे, 4 स्टॉप पे जाना है इतने पैसे, 5वें स्टॉप पे जाएगा इतने पैसे। तो पर पैसेंजर पर किलोमीटर। तो 3 तरह की प्रैक्टिकल इंडस्ट्री हमें आपको यहाँ पर नजर आएगी कि पर पैसेंजर पर किलोमीटर वाली है या कौन सी है। देखो इसमें कैसे निकालते हैं आंसर। अगर मान लो वो फर्स्ट कैटेगरी है पर किलोमीटर वाली, तो भाई साहब जितनी भी उस बंदे की कॉस्ट है प्लस जो वो प्रॉफिट सोच रहा है, वो ये कमाना चाहता है, इसे कमाने के लिए वो डिवाइड करेगा कितने नंबर ऑफ किलोमीटर गाड़ी चलेगी। मान लो उसे लगता है मुझे 10,000 रुपये कमाने हैं, 10,000 रुपये कमाने के लिए उसकी गाड़ी 1,000 किलोमीटर चल जाएगी। 1,000 किलोमीटर चलती है उसकी गाड़ी और उसको 10,000 कमाने हैं, तो वो अपना किराया रखता है 10 रुपये पर किलोमीटर। वो कहता है भाई जी मेरी गाड़ी चलती है 1,000 किलोमीटर और मेरा खर्चा आता है 10,000 रुपये, तो भाई साहब मुझे तो 10 रुपये किलोमीटर दो और मेरी गाड़ी में बैठो। मान लो कोई बंदा दूसरी कैटेगरी का है, उसे पर पैसेंजर का कमाने हैं, उसकी गाड़ी 1,000 किलोमीटर चलती है और उसका खर्चा 10,000 रुपये आता है, तो बोलेगा 10 रुपये पर पैसेंजर। एक पैसेंजर बैठेगा, मैं 10 रुपये लूंगा, तो मेरे 10,000 पूरे हो जाएंगे। और तीसरा वो बंदा है जो पर पैसेंजर पर किलोमीटर वाला है, ये सबसे टेक्निकल होता है। तो यहां पर आपको एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि किलोमीटर कितनी चलेगी और नंबर ऑफ पैसेंजर कितने बैठेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा ना उससे डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर आएगा पर पैसेंजर पर किलोमीटर। तब आपका आंसर आएगा पर पैसेंजर पर किलोमीटर। ओके जी, हाँ जी, मैं फिर बोलूं, अगर कोई बंदा हायर करता है बस को, कंप्लीट बस तो पर किलोमीटर होती है, कोई लॉन्ग रूट के लिए पर पैसेंजर, और जो लोकल रूट होता है पर पैसेंजर पर किलोमीटर। इसका फॉर्मेट बड़ा आसान होता है। आपको पहले स्टैंडिंग एक्सपेंस लिखने होते हैं, जैसे बस इंश्योरेंस, गैरेज चार्ज, गैरेज रेंट, परमिट फीस, ड्राइवर वेजेस, कंडक्टर वेजेस, क्लीनर वेजेस, ये सब आपको टोटल करना होता है। और इस टोटल को ना आपको टोटल करने के बाद आपको इसे वो पर किलोमीटर से, पर पैसेंजर से या पर पैसेंजर पर किलोमीटर से आपको डिवाइड करना पड़ता है और फिर एक अमाउंट यहाँ पे आ जाता है। ये क्या होता है, ये या तो पर किलोमीटर होता है या पर पैसेंजर होता है या पर पैसेंजर पर किलोमीटर होता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन कौन सा आया है। लेकिन जब आप रनिंग एक्सपेंस करेंगे ना भाई साहब, तो वैसे नहीं करना, इन सब का टोटल नहीं करना, आपको एक एक एक्सपेंस को सीधा यहाँ लिखना है, एक एक एक्सपेंस को सीधा करना है, हाथ के हाथ करना है, और फिर ये आपकी जो आएगी वो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। आप मेरी बात सोचो, क्या आप जब गाड़ी चलाते हैं तो आप ये सोचते हैं कि यार मेरी गाड़ी 10 किलोमीटर चल गई, ड्राइवर की सैलरी इतनी तो बनी गई? क्या आप गाड़ी में बैठे हुए ये सोचते हैं कि आपकी गाड़ी 3 दिन हो गए चलते हुए, 3 दिन की ड्राइवर की सैलरी बन गई? नहीं, हम ऐसा नहीं सोचते। ड्राइवर की सैलरी का हिसाब हम महीने के बाद ही करते हैं। लेकिन क्या पेट्रोल के बारे में ऐसा सोचते हैं? हाँ सर, पेट्रोल के बारे में सोचते हैं। जब हम गाड़ी में निकलते हैं हम सोचते हैं यार आज 100 किलोमीटर चली गाड़ी, पेट्रोल लग गया, भाई पेट्रोल डलवा लेते हैं, पेट्रोल काफी लग गया होगा आज। पेट्रोल डीजल जो रनिंग होते हैं ना, वो हम किलोमीटर वाइज सोचते हैं, और जो फिक्स होते हैं वो मंथली सोचते हैं। तो आप एक काम करो, फिक्स को एक साथ कर लो और रनिंग को हाथ के हाथ कर लो। भाई सिंपल सा आंसर है। ठीक है, आपको पॉइंट क्लियर हो गया? इसे छोड़ो, आप टाइम नहीं है इतना। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे मिस्टर सोहन सिंह। यस गाइस, एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, नहीं 2 क्वेश्चन करवा दूंगा आपको। मिस्टर सोहन सिंह जो है उसने ट्रांसपोर्ट बिजनेस स्टार्ट किया है विद फ्लीट ऑफ 10 टैक्सीज। 10 टैक्सी है। द वेरियस एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय, कॉस्ट ऑफ ईच टैक्सी 75,000 रुपये है। ये कॉस्ट जो है ना ये इशारा करती है डेप्रिसिएशन की तरफ। लाइफ टैक्सी की जो है वो 3 लाख किलोमीटर है। इसका मतलब यहाँ पर डेप्रिसिएशन वेरिएबल है, वेरिएबल यानी कि रनिंग है। और इसको आप एंड में बेचेंगे 15,000 रुपये में, स्क्रैप करेंगे, मतलब ये आपका डेप्रिसिएशन निकालने का फार्मूला बनेगा। ठीक है, ऑफिस स्टाफ की सैलरी 1,500 रुपये महीना है, गैरेज के सुपरवाइजर की 2,000 रुपये है, और ये सब आपको दिए हुए हैं और आपको 1 बाय 1 करके मेरे साथ चलना है। सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप निकालें कॉस्ट ऑफ रनिंग ए टैक्सी पर किलोमीटर। आपको पर किलोमीटर के हिसाब से निकालना है। तो सबसे पहले वो अमाउंट निकालें जिसे आप डिवाइड करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ किलोमीटर आप निकालें कि गाड़ी कितनी चलेगी, नंबर ऑफ किलोमीटर। तो टोटल किलोमीटर एक टैक्सी कितनी चलेगी अपने को निकालना है। टोटल किलोमीटर एक टैक्सी कितनी चलेगी अपने को निकालना है। हाँ, टोटल किलोमीटर अपनी टैक्सी कितनी चलेगी अपने को निकालना है। तो टोटल किलोमीटर चल रही है, यहाँ लिखा हुआ है आपकी जो टैक्सी है ना वो 4,000 किलोमीटर चलेगी। ठीक है जी, 4,000 किलोमीटर चलेगी, 12 महीने में 48,000 रुपये चलेगी, 48,000 किलोमीटर चलेगी। इसमें यह भी लिखा है कि इसमें 20% टैक्सी ऐसी चलेगी जब साथ में आपके वो नहीं होगा, कस्टमर नहीं होगा। ऐसा होता है, ऑटो वाला जब कस्टमर उतर जाता है तो ऑटो वाले को थोड़ा दूर खाली चलाना पड़ता है, उसको पैसे नहीं मिलते। तो ऑटो वाला कहता है मेरे को तो पैसे उतने चाहिए,
मैं एक काम करूंगा, 48,000 से डिवाइड करने की जगह इससे डिवाइड कर दूंगा। मेरे को पैसे उतने चाहिए, 20% गाड़ी नहीं चली, 20% कस्टमर नहीं था, तो मेरी गलती नहीं है। आप समझो ना, आपको 10,000 रुपये चाहिए और आपकी गाड़ी 1,000 किलोमीटर चलती है। आपने सोचा मैं 10 रुपये लूंगा, 1,000 किलोमीटर चलती है और मैं 10 रुपये लूंगा एक सवारी से। लेकिन आपको ये पता लगा कि 100 किलोमीटर तो आपकी जो गाड़ी है वो बिना बिना मतलब उसके चलती है। क्या आप कम कमाओगे? नहीं, अभी भी मैं 10,000 कमाऊंगा, लेकिन आपकी गाड़ी चलेगी कितनी? 900 किलोमीटर चलेगी। तो कोई बात नहीं, मैं 900 किलोमीटर के हिसाब से पैसे निकाल लूंगा, लेकिन मैं पैसे 10 रुपये कमाऊंगा। इसीलिए अब आप हम डिवाइड बाय 48,000 की जगह 38,400 से कर देंगे। ओके, अब क्वेश्चन करते हैं। टैक्सी की कीमत है 75,000, इसको बाद में करेंगे। सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ 1500 रुपए की सैलरी है 12 महीने के हिसाब से। डिवाइड बाय 10 मैंने क्यों किया है? क्योंकि ये खर्चा 10 टैक्सियों का है। ऑफिस जो बंदा होगा, ऑफिस बंदा जो होगा, ऑफिस स्टाफ होगा, वो तो सारी टैक्सियों का हिसाब कर रहा होगा। अगर हम डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो ये आंसर पर टैक्सी आ जाएगा। पर टैक्सी 1800 रुपये आ गया। आगे मैं बात करूंगा, अगर सैलरी ऑफ गैरेज सुपरवाइजर 2,000 रुपये, गैरेज सुपरवाइजर 2,000 रुपये लेता है 12 महीनों के, 10 टैक्सी का, तो एक टैक्सी का आंसर आ गया 2400 रुपये। अगर मैं आगे बात करूं रेंट ऑफ गैरेज, अब रेंट ऑफ गैरेज जो है इसको आपको डिवाइड बाय 10 नहीं करना। क्यों? इसमें तो 10 की 10 गाड़ियां खड़ेंगी, किराया उतना ही रहेगा, ये पर टैक्सी अलग थोड़ी हो जाएगा। तो रेंट तो आपका 1000 × 12 ही रहेगा, यानी कि 12,000। सॉरी, जो गैरेज रेंट है वो भी आपका डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, क्योंकि जो 10 गाड़ियां हैं उसके हिसाब से आपको करना है। 1200 आ गया इसके अंदर। ड्राइवर सैलरी, यस गाइस, ड्राइवर सैलरी जो है वो पर टैक्सी ऑलरेडी दे रखी है। अगर वो पर टैक्सी दे रखी है तो 400 × 12 ही करेंगे, सीधा 4800 रुपये। रोड रिपेयर पर टैक्सी दे रखा है। इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्सी है, ये दे दिया आपका, ये आ गया। अब आपको सर आपने डिवाइड बाय 48,000 कर दिया, आप तो कह रहे थे डिवाइड बाय 38,400 करेंगे, तो आपकी मर्जी है, आप 38,400 कर दो। मैंने 48,000 से किया है क्योंकि मैंने लास्ट में सीधा 80% कर दिया। 20% गाड़ी बिना कस्टमर के चलिए ना, तो मैंने उसको यहां कर दिया कंबाइंड करके। आप चाहो तो यहीं 38,400 कर दो, पर फिर आप यहां 80 मत करना, पूरा 100 करना, बस ये डिफरेंस आएगा। रनिंग एक्सपेंस कैसे निकालेंगे? रनिंग एक्सपेंस कैसे निकालेंगे गाइस? रनिंग एक्सपेंस हम कैसे निकालेंगे? इसमें हमारे रनिंग एक्सपेंस है, सबसे पहले है पेट्रोल। सर पेट्रोल कंजम्पशन ना 9 किलोमीटर लगता है पर लीटर पे, और कॉस्टिंग है 6 रुपये 30 पैसे। 6 रुपये 30 पैसे लग जाते हैं जब गाड़ी 9 किलोमीटर चलती है, तो 1 किलोमीटर लगने पे, चलने पे कितने लगेंगे? इतने लगेंगे। भाई साहब आपको रनिंग एक्सपेंस निकालने हैं पर किलोमीटर, पर किलोमीटर। जब आपने यहाँ 48,000 किया ना, तो ये भी पर किलोमीटर आ गया। हमें एक टैक्सी की 1 किलोमीटर चलने की कॉस्ट क्या है ये निकालना है। डेप्रिसिएशन 75,000 है, 15,000 रुपये माइनस कर देंगे, डिवाइड बाय 3 लाख करेंगे, क्योंकि 3 लाख किलोमीटर चलती है तो 1 किलोमीटर की कॉस्ट आ जाएगी। ऑयल एंड सैनिटरी एक्सपेंसेस 10 रुपये लगते हैं और 100 किलोमीटर चल जाती है, तो 1 किलोमीटर चलने पर 0.10 पैसे लग जाएंगे, 0.10 पैसे लग जाएंगे। और ये आपका टोटल आ गया 1.32। 1.32 जो है ये हमने 100 पे किया है, हमें 80 पे करना है। यहाँ 38,400 कर दोगे तो बात वही आ जाएगी। इससे बेटर मैंने यहाँ कर दिया 80, तो ये आंसर आ गया। और फिर प्रॉफिट मैंने जोड़ दिया और ये आपका हायर चार्ज आ गया। यस गाइस, तो दिस इज द कंप्लीट, ये कंप्लीट हो गया हमारा पास। प्लीज टेल मी आपको यहां तक क्लियर हुआ है नहीं हुआ? मैंने आपको एक क्वेश्चन करके दिखा दिया है, अगर आप एक बार आराम से बैठ के क्वेश्चन को देखेंगे आप डेफिनेटली समझ जाएंगे ये क्वेश्चन कैसे किया है। बाय बाय, लव यू गाइस, लव यू, मिस यू अलॉट, वेरी मच, बहुत बहुत मिस करूंगा आपको सच में। बाय 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 बाय, लव यू।